नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे। बाजार में कल हमने अच्छी तेजी देखी। निफ्टी ने अहम लेवल को पार किया, 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई। बैंकिंग से अगर सपोर्ट रहता तो फिर कल के सत्र में मजा थोड़ा सा और बढ़ गया होता ट्रेडर्स के लिए, लेकिन आज संकेत थोड़ी सुस्ती के हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में लोअर लेवल से धीरे धीरे करके हम रिकवरी देख रहे हैं और 7 अंकों की मामूली गिरावट पर आपको कारोबार होते हुए दिखेगा। अमेरिकी बाजारों से संकेत अच्छे हैं। डाउ लगातार दूसरे सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ है। नैस्डैक S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन एफआईज का जो सपोर्ट है भारतीय बाजार के लिए वो गायब था और अभी भी गायब है। वहां से किसी पॉजिटिविटी के संकेत निकल के आ नहीं रहे हैं। लेकिन जो बाजार के लिए बड़ा संकेत आएगा वो आएगा अमेरिका के अलास्का से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की कल बैठक होने वाली है। देखते हैं कि उस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर क्या सहमति बन पाती है या फिर नहीं। इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी और भारतीय बाजारों के लिए सबसे अहम संकेत वहीं से निकल के आएगा। तो आर्थिक आजादी का हम पर्व आज मनाएंगे। कल इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन बाजार क्या बेयर्स के गिरफ्त से आजाद होंगे, इस पर नजर रहने वाली है। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं 4 अहम ट्रिगर के साथ, 4 तस्वीरों के माध्यम से आपके स्क्रीन पर। तो डाउ जोन्स तेजी रही है 463 अंक की। कल के परसों के सत्र में हमने देखा था कि मजबूती अच्छी खासी थी। S&P 500 और नैस्डैक ये नए शिखर पर पहुंचे हैं। नैस्डैक हालांकि नया शिखर बनाने के बाद करीब 80 से 90 अंक नीचे आया। गिफ्ट निफ्टी 24,700 के पास है। 24,700 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है निफ्टी के लिए। क्या निफ्टी उसको पार करेगा, पार करके आगे बढ़ेगा, ये सवाल सबके मन में है। आगे एक्सपर्ट्स के माध्यम से इसका हम करेंगे विश्लेषण। लेकिन कच्चा तेल थोड़ी नरमी के संकेत दे रहा है और हम देख रहे हैं कि क्रूड आ गया है $66 के भी नीचे, क्योंकि अमेरिका में भंडार बढ़ा है और रूस से आगे सप्लाई बढ़ने की उम्मीद बाजार को है। इसके चलते नरमी हम क्रूड में देख रहे हैं। लेकिन डॉलर इंडेक्स हमने देखा था कि अब से करीब 8-10 सत्र पहले 100 के आसपास के स्तर तक चला गया था रिकवर करके, लेकिन फिर से आ गया है 98 के नीचे। तो एक राहत की चीज वहां से भी है। आईसीसी बैंक का शेयर आज फिर से फोकस में रहेगा। न्यूनतम बैलेंस की लिमिट को शहरी इलाकों के लिए बढ़ाकर कर दिया था 50,000 रुपए। इसके काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी आईसीसी बैंक की, आलोचना का सामना करना पड़े था और हमने कहा भी था कि आईसीसी बैंक को यह फैसला रिव्यू करना चाहिए। और आईसीसी बैंक ने 18 स्वदेश की जो मांग थी कस्टमर्स के हित में उसको मान ली है और उसमें ढील दी है। अब वो 50,000 से लिमिट को घटाकर कर दिया है 15,000 रुपए। लेकिन नतीजों की बात करें तो आज बीपीसीएल, जुबिलेंट फूड, मुथूट फाइनेंस मजबूत नतीजों के चलते ये फोकस में आज के सत्र में रहने वाले हैं। और जो आज नतीजे आएंगे उसमें हमारा राजा, आईओसी, अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा, एनएफएल, वोडाफोन आइडिया, ये कुछ नतीजे हैं जो आज के सत्र में फोकस में रहेगी। लेकिन चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आज के लिए जो ग्लोबल संकेत हैं वो किस तरह के हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे हैं ग्लोबल क्यूज। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखा जाए तो ग्लोबल क्यूज जो है बहुत मिक्स्ड देखने मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार की तो आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे थे कल। लगातार दूसरे दिन सीपीआई डेटा के बाद उनकी जो माफ़ करिएगा जो उनके जो डेटा आते हैं वहाँ पे अच्छे इंप्रूवमेंट आए और एक्सपेक्टेशन है कि एक फेड के रेड कट आ सकती है। आंकड़ों की बात करें तो 463 पॉइंट्स का जो जंप डाउ में देखने मिला। नैस्डैक भी जो अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे ही है। जुलाई के अनुमान से महंगाई ने जो है नैस्डैक में एक शानदार तेज़ी जो है दी हुई है। लेकिन याद रखिए 15 अगस्त को एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा जहाँ पे सारे एसेट क्लासेस थोड़े ब्रीदर ले रहे हैं और एक नेक्स्ट राउंड कहाँ पे एसेट क्लासेस की मूव होगी वो डिटरमाइन करेगा पुतिन और ट्रंप की मीटिंग जो अलास्का में होगी अगस्त 15 को। आज पीपीआई, महंगाई और बेरोजगारी दावे के आंकड़े पे भी नज़र रहेगी और सितंबर में ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि एक फेड रेट कट होगा। 94% कॉरेस्पॉन्डेंट्स का मानना भी है कि ये देखने मिल सकता है। वही बात करें यूएस फेड के जो जैक्सन होल की मीटिंग है वहाँ पे 21 से 23 अगस्त में और पता चलेगा कि किस तरफ जो है रुख जाने वाला है। एशियाई बाजारों के जो है कमज़ोर संकेत आ रहे हैं। हमने बात की थी यूएस फ्यूचर्स में, वो भी कमज़ोर आ रहे हैं। निक्केई में 6 दिनों में तेज़ी के बाद एक ब्रेक लगाए, 375 अंक नीचे गिर के कारोबार हुआ है। कोरिया के कोस्पी में भी जो है नरमी दिखी है। बाजार के लिए अन्य संकेत में ऑफकोर्स देखें तो कॉमेक्स डॉलर के सोने के सपाट मिला है, लगभग भाव $3,400 का है। वही अमेरिकी भंडार बढ़ने से यानी कि जो ऑयल की स्टॉक पाइल होती है वो बढ़ने से थोड़ी सी नरमी जो है ब्रेंट क्रूड में देखने मिले। लेकिन हालांकि सारे एसेट क्लासेस जो हैं सिवाय
क्रिप्टो के, बिटकॉइन इथेरियम दोनों ही लाइफ टाइम लेवल पे है। और एक चीज़ समझ देते हैं कि जो इम्पोर्टेंटली जो ट्रेजरी मैनेजमेंट होती है यूएस में, अब धीरे धीरे करके इन एसेट्स में जा रही है। गोल्ड एज अ हेज, या तो सिल्वर में बाइंग देखने मिल रही है, या तो आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस भर भर के क्रिप्टो, खास करके बिटकॉइन और इथेरियम में जो है अपनी पोजीशंस बड़ा बना रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई है, 98 से घट के ऑलमोस्ट 97 आया, जो थोड़ा सा पॉजिटिव इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हो सकता है। लेकिन सारे डिसीजंस जो हैं कल के मीटिंग के तरफ है, तो ये आंकड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं अगर ये लॉन्ग वीकेंड में हम देखें तो। ट्रंकेटेड वीकेंड रहेगा भारतीय बाजार में भी, तो ग्लोबल क्यूज जो भी रहेंगे ओवर द वीकेंड 2 या 3 अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं बड़े बड़े। 3 दिन के बाद मंडे जो है ऑफकोर्स देखना पड़ेगा कि किस तरह बाजार का रुख जो है मूव करता है। अभिषेक, ट्रंप के जो है एक अहम बयान भी आ रहे हैं पुतिन के लिए, और पुतिन के बातचीत से जो रूस का जो साइबर हमले का भी मुद्दा जो है वो उठाने वाले हैं। वही बात करें तो उन्होंने एक धमकी भी दी है इनडायरेक्टली, अगर पुतिन युद्ध नहीं रोकते हैं तो गंभीर परिणाम भुगत सकते हैं। तो ट्रंप की जो है स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ से ही कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो गया है। यूरोपीय नेताओं के साथ भी बातचीत अच्छी हुई है, जेलेंस्की के साथ भी जो है कॉल में वो शामिल थे। पुतिन के साथ दूसरी बैठक काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पुतिन से जो पहली बैठक ये जानने के लिए है कि क्या यूएस क्या कर सकता आगे जाते हुए, और इस पे जो है उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है कि शायद जेलेंस्की और ट्रंप दोनों एक साथ भी बैठ के उनकी मीटिंग हो पाए। और एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो ऑफ कोर्स ब्याज दरों पर है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% का ब्याज का जो घटना है दर, उस पर जो है नज़र रहेगी। और फार्मा पे आज सुबह सुबह एक बड़ा एपीआई ऑर्डर उन्होंने साइन कर दिया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 26 जरूरी दवाइयों का जो एपीआई है वो स्टॉक पाइलिंग रिजर्व जो है सिर्फ और सिर्फ यूएस के ही टेरिटरी में करना चाहेंगे। जिस तरह ये जो क्रिटिकल ड्रग्स होते हैं इस पे यूसेज कर पाए, यानी कि रिलायंस जो रहेगा उनके इंपॉर्टेंट एपीआई इंग्रेडिएंट्स का वो यूएस में ही यूज़ होना ज़्यादा अनिवार्य रहेगा। एक टाइप से नेगेटिव व्यू जो है आप भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर्स को देख सकते हैं, लेकिन इसके डिटेल्स क्या हैं, क्या एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा वो तो समय ही बताएगा। और अभी भी जो फार्मा एक्सपोर्ट्स के टैरिफ्स हैं अभिषेक, अनसर्टेनिटी अभी भी लगी हुई है। सापिर करके इसका नाम है प्रोग्राम का, इसके आवश्यक दवाओं के लिए घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित हो सकते हैं, तो इस पे भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। तो फार्मा स्पेस हुआ, यूरोपियन यूनियन पे कॉन्वर्सेशन हुआ, और सबसे अहम जो मीट होने वाली है पुतिन के साथ उस पर ट्रंप पूरे चर्चे पे रहेंगे पूरे हफ्ते। तो अभिषेक, ये तो ग्लोबल क्यूज़ रहे जो सब डिक्टेट करेंगे डोमेस्टिक क्यूज़ में। आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओपनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बताएं मार्केट में। आज निफ्टी के वीकली एक्सपायरी भी है, और इम्पॉर्टेंटली ट्रंकेटेड वीक है, लास्ट वर्किंग डे भी है। शरद, बिल्कुल हाँ, निफ्टी की देखिए वीकली एक्सपायरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेंगे, परसों देश में हम जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, तो त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा मूड बेहतर तो हुआ है कि हम लगातार सिर्फ टैरिफ की बातचीत कर रहे थे, अब हम त्यौहार की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कल का जो दिन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो बैठक होने वाली है ना, ये बाजार की जो तस्वीर है भारतीय बाजार की, ये साफ करने वाली है। अब डिपेंड ये करता है कि आउटकम वहां से क्या निकल के आता है। क्या पुतिन और ट्रंप के बीच में ये बैठक जो होती है क्या पॉजिटिविटी लेकर आती है, क्या दोनों नेता कुछ सहमति बनाते हैं, क्या पुतिन झुकते हैं, वो यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर सहमत होते हैं। एक तो ये चीज फोकस में रहेगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार के लिए ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली ये पॉजिटिव निश्चित तौर पर होगा। और दूसरी चीज ये कि ट्रंप भारत पर टैरिफ को लेकर क्या कहते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। हालांकि पहले 25% का टैरिफ, बाद में धमकी स्वरूप बढ़ा के 50%, हालांकि कहा कि नहीं 27 अगस्त से लागू होगा। तो बाजार ये मान के चल रहा है कि 27 अगस्त से पहले कोई ना कोई बातचीत करने की कोशिश होगी। भारत तो अपने रुख पर अड़ा हुआ है और अपने रुख पर अड़ा रहेगा भी। जिन मसलों पर, जो चीजें ट्रंप खोलने के लिए कह रहे हैं, जिन चीजों का बाजार कृषि उत्पादों के लिए, डेयरी के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के लिए, उस पर भारत कभी भी नहीं झुकेगा। कोई समझौता उस पर होगा ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और ये हम कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, छोटे किसानों से जुड़ा मुद्दा है। तो क्या अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप की कंपनियां तैयार हैं यहां पर सप्लाई पुश करने के लिए अपने एग्री प्रोडक्ट्स का।
अपने सीड्स का, अनाज का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, तमाम चीज़ों का, लेकिन भारत वो करेगा नहीं। तो कैसे सहमति बनेगी दोनों देशों के जो रिश्तों में जो तलखी दिख रही है, जो ट्रंप के की जो खटास दिख रही है भारत के प्रति, ये दूर कैसे होगी? बाजार की नज़र इस पर रहने वाली है। अभी बाजार देखिए क्या है ना कि चीज़ों को ना मतलब डिस्काउंट कर रहा है। कल की तेजी भी अगर हम शरद देखेंगे तो कल की तेजी इसलिए नहीं हुई कि बाजार में कोई बहुत स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो गया, नहीं। कल की तेजी के पीछे की वजह ये हुई कि थोड़ी सी ना एफआईज काफी ज्यादा शॉर्ट हैं और अभी भी शॉर्ट कवरिंग की जो गुंजाइश उनके पास बहुत ज्यादा है। तो थोड़े बहुत मैक्रो डेटा अच्छा है, ट्रंप ने कुछ कहा नहीं और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया। वो तेजी कितनी रही है, ऐसा नहीं कि हम उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं। आप देखिए जो तेजी रही है वो ½ से थोड़ी सी ज्यादा की रही है, 131 अंक की। हाँ, अच्छी चीज ये रही कि जहां से हम रिट्रेसमेंट देख रहे थे, जिन लेवल्स को बार बार निफ्टी रिजेक्ट कर रहा था, उन लेवल्स को हमने अचीव कर लिया है फाइनली और 100 डे ईएमए के ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू एफआईज के डेटा, आप देखिए कल के सत्र में भी एफआईज की जो सेलिंग रही है वो हमने देखी है और लगातार एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज बाय कर रहे हैं, डीआई से सपोर्ट आ रहा है, घरेलू फंड से पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। अगस्त में अभी तक अगर आप देखेंगे तो 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआईज कर चुके हैं। एक अच्छी चीज ये हुई कि 8% के नीचे चली गई थी एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग थी, वो बढ़ के आ गई है अब ये 8.66%। तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमने एफआईज की तरफ से देखी और उसने बाजार को सहारा देने का काम किया है। हालांकि अभी भी 91% से ज्यादा के शॉर्ट हैं। तो बाजार में अनिश्चितता के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, खतरा अभी टला नहीं है। आज का सत्र इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन अगले 3 दिन के वीकेंड से पहले हम थोड़ी उतार चढ़ाव बाजार में निश्चित तौर पर देखेंगे और सलाह भी ये होगी कि नहीं, पोजीशन को ना बहुत ही लाइट रखिए, क्योंकि ये ट्रंप है और ये ट्रंप, पुतिन भी कुछ कम नहीं है। अमेरिकी दबाव के आगे वो झुके नहीं है। बार बार ट्रंप कहते रहे कि नहीं मैं युद्ध और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पुतिन ने बात मानी नहीं है और पुतिन भी अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि अमेरिकी दबाव के आगे वो आएंगे। सैंक्शंस वगैरह तो ना जाने कितने लगा चुके अमेरिका और यूरोप मिलके। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक वाला दिन है और उस पर नजर बना के रखनी चाहिए। बाकी एफआई से हमने किसी तरह की कोई सपोर्ट देखी नहीं है। अर्निंग सीजन लास्ट लेग में कुछ बचे खुचे अर्निंग्स हैं, अब वो आएंगे। तो बाजार के लिए जो ट्रिगर भी बनेगा ना, वो ट्रिगर बनेगा ट्रंप और पुतिन की ये बैठक और इसके बाद भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप क्या कहते हैं, क्या कोई पॉजिटिव संकेत देते हैं, ये आगे अब क्रूशियल होगा और यही बाजार को दिशा देते हुए आगे देखेंगे। बाजार पे जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो है बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक एक करके एफआईज डीआईज की भी हमने पोजीशन की बात कर ली, ग्लोबल क्यूज़ भी हम बता दी कि अब कहाँ भारत प्लेस्ड है। लेकिन अब थोड़े ग्रैनुलर फॉर्म में आते हैं निफ्टी। अब यहाँ पे निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए? आज भी अभिषेक क्या सेल ऑन राइज कर सकते हैं? और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा था कि एक छोटे रेंज पे आप अपने प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं या अपने पोजीशंस ले सकते हैं। और एडवाइजेबल क्या रहेगा कि इस ओवर द लॉन्ग वीकेंड कुछ भी पोजीशंस रखे या ऑलमोस्ट रखे ही नहीं? क्या व्यूज़ रहने वाली है निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे अभिषेक? नहीं शरद, आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार में मतलब देखिए अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है और बाजार संभावनाओं का ही तो खेल है। अगर सब कुछ अगर निश्चित हो जाए तो फिर कुछ ट्रेड ही ना हो। अगर एक शेयर ट्रेड हो रहा है तो उस पर दोनों के बिल्कुल विपरीत व्यूज होते हैं। कोई उसको बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। एक ही स्टॉक है, स्ट्रेटजी वही होती है। तो ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा है कि चीजें अच्छी निकल के आएंगी। अब यहां से अच्छी चीज क्या हुई ना कि जो हमने बार बार 24,350 के लेवल देखे और उस लेवल से रिकवरी बाजार में रिबाउंड जो आया वो अच्छा आया, तो ये एक अच्छी पॉजिटिविटी है। और ये ऐसा लग रहा है कि कम से कम अब ये 24,400 तक का मामला बिल्कुल सेफ है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप तेजी की पोजीशन है तो 24,400 के मतलब स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें आप बने रह सकते हैं। कोई ऐसी बहुत घबराहट वाली बात लग नहीं रही। यहां से 200 पॉइंट ही नीचे है। अच्छी चीज ये है बाजार के लिए। देखिए 2-3 चीजें जो अच्छी छोटी छोटी चीजें बट अच्छी हुई है। क्रूड नरम हुआ है, आपके लिए अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में
8 सत्र में डॉलर इंडेक्स में हमने नरमी देखी है। 100 का हो गया था डॉलर इंडेक्स, फिर से हम देख रहे हैं कि 97.5 के थोड़ी सी ऊपर के डॉलर इंडेक्स के लेवल हैं और ये भारतीय बाजार के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक निश्चित तौर पर ये सपोर्ट का काम करता है। बाकी आपके मैक्रोज में इन्फ्लेशन के डेटा आए तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना ठीक है। बाजार मतलब में ऐसी कोई फंडामेंटली ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ऑफ लेट जो नतीजे आए वो भी बाजार के लिए ठीक ठाक आए हैं, लेकिन अब ये ट्रंप पुतिन की जो बैठक है एक बड़ा इवेंट है। ये पास जब होता है तो बाजार को एक डायरेक्शन मिलेगा। उसके पहले आज के सत्र में हम उतार चढ़ाव देखेंगे और निश्चित तौर पर ये आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छी चीज ये है कि निफ्टी बैंक भी जो है वो 100 DMA पर बार बार सपोर्ट लिया है। हमने देखा कि 54,950 के आसपास 100 DMA है, वहां पर सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है, 55,000 के ऊपर टिकने की कोशिश है। लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है, 24,700 रेजिस्टेंस का लेवल है। इंट्राडे में अगर आपको लेवल मिलते हैं 24,550 के से लेकर 24,600 के बीच के, तो मुझे मानना है कि आप एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वही रणनीति कि हाँ, छोटे प्रॉफिट्स के लिए इंट्राडे में आप उसको बुक कीजिए, स्टॉप लॉस नजदीक का रखिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ट्रेड को कंसिस्टेंटली आप मॉनिटर कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ के हम स्विंग्स देख रहे हैं। एक सत्र से, 2 सत्र से बाजार में ये कह देना कि नहीं स्थिरता आ गई है, बिल्कुल नहीं, इसको मानना चाहिए। तो ये है कि 3 दिन का वीकेंड है और वीकेंड से पहले पोजीशन को लाइट रखिए। ओवरनाइट ट्रेड अगर आप ना रखें तो बेहतर है। अगर आपकी पुरानी अगर पोजीशन है तेजी की अगर, तो आप 24,400 निफ्टी के लिए ये स्टॉप लॉस रख के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। बिल्कुल, निफ्टी के जो है पोजीशंस पे जो ज़रूर नज़र रखेंगे। 24,500 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है और लॉन्ग वीकेंड भी है तो पोजीशंस लाइट रखें। निफ्टी बैंक पे जो है सवाल रहेगा अभिषेक, यहाँ पे ICICI बैंक के लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, बट वो लार्जली फैक्टर्ड इन है, बट उन्होंने उतना अच्छा से पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइवेट हैवी वेट्स HDFC बैंक, ICICI बैंक, कल इंडसइंड बैंक भी ड्रैग था, PSUs थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब निफ्टी बैंक की चाल किस तरफ लग रही है और यहाँ पे लगता है कि आज भी एक छोटे रेंज में फंसे रहेगी कि एक अप मूव देखने मिल सकती है? कल थोड़ा सरप्राइजिंग था शरद, मतलब बहुत ही छोटी रेंज में 300 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी बैंक की, और हमने देखा कि कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं था। HDFC बैंक सिर्फ आधे % चला। स्टेट बैंक की बात करें तो स्थिति वही है कि बार बार हम देखते हैं कि 825 रुपए के आसपास आके दम निकल जाता है, तो वो स्टीम गायब था। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन दोनों में नरमी थी, तो कल थोड़ा सा स्कैटर्ड था मामला। मतलब एक साइड में ना जोश वाला दिख नहीं रहा था। बस अच्छी चीज ये है कि 54,950 100 EMA का ये लेवल है, इसको बार बार 2-3 बार हमने देखा कि निफ्टी बैंक ने उसको रिस्पेक्ट तो किया है। निफ्टी बैंक को लेकर मतलब मेरा कोई ऐसा नेगेटिव व्यू नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ है। आपके पास देखिए ये इन्फ्लेशन भी नीचे आया है। आगे हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत तो होगी रक्षाबंधन से। कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, इसके बाद नवरात्र पहले इस बार आ रहे हैं, दशहरा पहले हैं। बैंकिंग के लिए, NBFCs के लिए तो आगे चीज़ें पॉजिटिव होती हैं ये, क्योंकि आप घर की खरीदारी करते हैं, आप 2 व्हीलर, आप घर की यूटिलिटी वाली चीज़ें खरीदते हैं। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो आगे सामने खड़ी हैं, तो बहुत दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बताऊं तो सपोर्ट जो है 54,900 पर मैंने कल भी कहा था, आज के लिए भी सपोर्ट का लेवल वही होगा। 55,500 पर एक छोटा रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए दिख रहा है। उसके ऊपर अगर गया तो फिर उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन सलाह यही है कि ओवरनाइट ट्रेड रखना ऐसे माहौल में जब दुनिया के 2 बड़े शीर्ष नेता मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, रिश्तों में थोड़ी तनातनी रही है, उसके बीच में ये बैठक हो रही है। दोनों अपने स्टांस को लेकर अड़े हुए हैं, कितना झुकेंगे पता नहीं, तो थोड़ा ना सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। आज अगर फ्रेश ट्रेड अगर आप सोच रहे हैं इंडेक्स में, अवॉइड कर दें तो बेहतर है। अगर करना भी है तो इंट्राडे प्योरली करें, अगर आपको नए ट्रेड करने हैं तो, और छोटे छोटे गेंस के लिए करें। स्टॉप लॉस नजदीक का रख के चलें। बाजार वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी रहेगी। में भी देखते हैं कि कल थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कवरिंग जो आई है
एफआईज की तरफ से। आज वीकली एक्सपायरी के दिन भी क्या थोड़ी सपोर्ट मिलता है, इस पर नजर रहेगी। मिल सकता है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि छोटे गेंस के साथ ट्रेड करें। निफ्टी बैंक, मेरा मानना है कि अगर आप अवॉइड भी कर देना शरद, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्शनल मूव मुझे लगता है कि आना चाहिए। बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी बैंक फंस के रह गया है। बिल्कुल, नैरो रेंज में निफ्टी बैंक भी फंस गया है और निफ्टी भी जो है आज देखें तो वॉलेटाइल थोड़ा रहेगा, आज एक्सपायरी भी है। लेकिन इस सारे चेंजेस में जो है कुछ क्लैरिटी भी आती है और उसके लिए हमारे पास टेक्निकल गेस्ट रहते हैं। हमारे साथ टेक्नो फंडा एक्सपर्ट शरण लाने अब जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरण। आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, एक्सपेक्टेड है कि लाइट ट्रेडिंग सेशन रहे, क्योंकि जो ट्रेडिंग हॉलीडे है 15 अगस्त को, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट होने वाला है। तो ज़रा शरण बताएं किस तरह प्लेस करना चाहिए, और दो स्कूल ऑफ थॉट रहेगा आज। इंट्राडे बेसिस पे क्या एनालिसिस कर सकते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें, और अगर पोजिशनली करना है तो क्या उनकी रणनीति रहनी चाहिए, निफ्टी बैंक दोनों बताएं। गुड मॉर्निंग शरण। तो गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग अभिषेक। आपने एकदम परफेक्ट कहा। आज मेरे हिसाब से खाली आपको इंट्राडे पे फोकस करना चाहिए। मगर आप निफ्टी की अगर चाल देखें, निफ्टी ने अपना 100-डे ईएमए रिक्लेम कर दिया है, अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने पिछले दिन भी बोला एक बार 24,600 के ऊपर स्टार्ट करेगा ट्रेड करने को 1 या 2 दिन के लिए, तो आप ऊपरी के लेवल देख सकते हो। तो आज मुझे लग रहा है 24,700 के लेवल निफ्टी दिखा सकता है। मुझे लग रहा है अगर मीटिंग हो रही है तो पॉजिटिव आउटकम के लिए होगी, ना ही के नेगेटिव के लिए। यस, थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है, मीटिंग आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, मगर एक पॉजिटिव आउटकम आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है नेगेटिव से। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कोई टेंशन नहीं है, जिसे पोजीशन बनानी है लॉन्ग साइड पे बनाए। मुझे लग रहा है पोजिशनली स्टॉक स्पेसिफिक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बनाए हुए तो बेटर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा टाइम अवॉइड कीजिए, वॉलिटिलिटी बढ़ते जाएगी। आज के लिए मुझे लग रहा है इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी में है 24,700। सपोर्ट की बात करें तो मैं 24,500 का अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके नीचे लास्ट वीक का लो है जो 24,350 के आसपास, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे वो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी पिछले 4 दिनों से एक इनसाइड डे कैंडल बना रहा है, मतलब हर डे का कैंडल पिछले डे के कैंडल के इनसाइड में ही है। एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, अपने 100-डे ईएमए सपोर्ट लेके वहां से रिवर्स कर रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,000 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो आपको फटाफट 54,500 के लेवल दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ही वीक है, लीडर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एचडीएफसी आईसीआईसीआई अभी भी वीक है। दोनों दिन नेगेटिव क्लोजिंग दिखा रहे हैं, ऊपर आते हैं तो भी सेलिंग दिखती है। बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,000 के आसपास है। एक बार उसको ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको थोड़ी अपसाइड दिखेगी। 56,000 अराउंड उसका 50-डे ईएमए भी है। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है आगे चल के रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग करेगा। निफ्टी में ट्रेड करना बेटर है, और दोनों में आज इंट्राडे ट्रेड करो तो ही बेटर है। ज्यादा मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं कहूंगा इंडेक्स। ये रणनीति जो है आपको बेंचमार्क इंडेक्सेस की तरफ से शरण बता रहे हैं, लेकिन शरण आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहने वाले हैं या फंडामेंटल पिक्स? तो शायद आज अगेन दोनों ही मेरे इंट्राडे के लिए ही रहेंगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है आगे। दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे सेक्टर से है, पोजीशन करना है तो मगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना ही है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना नहीं है। पहला मेरा पिक रहेगा जियो फाइनेंस। अभी 3-4 बार अपने ये 330 के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है स्टॉक। 30 जून से अभी 4 या 5 बार ये लेवल को टेस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बन चुका है, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप जियो फाइनेंस में लॉन्ग कर सकते हैं, इंट्राडे और पोजिशनली भी लॉन्ग कर सकते हैं। बस स्टॉप लॉस रहेगा 320, टारगेट रहेगा 340 और 350 के लिए। सेकेंड फार्मा स्पेस से है, बहुत अच्छी खासी फार्मा स्टॉक्स ने एक रिवर्सल दी है। एल्कम ने ब्रेकआउट किया, अजंता भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे उसका लीडर लॉरेस लैब बहुत अच्छा लग रहा है। अपने 20-डे ईएमए के आसपास आके एक हैमर कैंडल बना के कल के डेट में बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में अपना पिछला स्विंग हाई रीटेस्ट कर सकता है। तो आप लॉरेस लैब बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 833, टारगेट रहेगा 893 टू 923। स्टॉक काफी पॉजिटिव रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है।
तो आप एक बार लोअर स्लैब में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लॉरस लैब्स और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, शरण, इस पे जो है हमारी पूरी नज़र रहने वाली है। लॉरस लैब्स लगभग टारगेट 893 का है, 923 लेवल्स पे। स्टॉप लॉस भी देखे तो 833 लेवल्स का है। और वही अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्टर साहब बताते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देखें तो खरीदारी की राय यहाँ पे भी देखने मिले। लेकिन याद रखिए इंट्रा डे ट्रेड है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज मेंटेन करके रखिए, बहुत रेंज पे जो है अपनी ट्रेड करें, और सिर्फ आज के लिए ये कॉल है। लेकिन चलिए थोड़ा सा स्टॉक्स न्यूज़ मैं बता देता हूँ आपको एक एक करके। और देखिए लार्जली निफ्टी के अर्निंग्स आ चुके हैं, सेकेंड हाफ निफ्टी के अर्निंग्स अच्छे थे, लेकिन कैश मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आ रहे हैं और कंजम्पशन वाले अर्निंग्स ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। सबसे पहले लेकिन हम ICICI बैंक पे बात करते हैं, और हम दर्शकों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आपने वो रेज़ किया, ये मिनिमम सेविंग्स अकाउंट की जो हाइक हुई थी, और उसका हमने इम्पैक्ट भी बताया। और आप देखिए ICICI बैंक ने रिवर्स कर दिया अपने मिनिमम एवरेज बैलेंस अर्बन एरियाज़ के लिए और बहुत सारे और सेगमेंट्स के लिए। पहले 50,000 था, उसको घटा के 15,000 कर दिया है। ABFRL हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। मिले जुले नतीजे आए हैं, हालांकि डिप्रिसिएशन के कारण पैट में इम्पैक्ट है, और नेट देखे मार्जिन्स में लेकिन एक अच्छी उछाल देखने मिली है। कंजम्पशन स्पेस से यूनाइटेड स्पिरिट्स वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और स्ट्रॉन्ग सेल्स आए हैं, लेकिन मार्जिन में थोड़ी प्रेशर ज़रूर देखने मिली है। बट नेट ये सारे कंजम्पशन के कंपनीज है और फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो उनकी गाइडेंस क्या होती है, और अगर पॉजिटिव है तो उसके कारण जो है स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आ सकती है। वही दीपक नाइट्रेट ने जो निराशा किया, लगातार दूसरे क्वार्टर मार्जिन प्रेशर में देखी, कमज़ोर नतीजे आए हैं। BPCL की बात करें तो अच्छे नतीजे, LPG सब्सिडी की जो पे आउट्स मिल रही है कंपनी को, वो बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा। मार्जिन्स में देखें तो 130 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया। मुथूट फाइनेंस आज का जो है स्टार ऑफ द डे मान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स आए हैं, AM ग्रोथ अच्छा है, निम्स में 88 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल अप मूव आया है, क्रेडिट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली घटे हैं, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। AUM देखिए 42% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जुबिलेंट फूडवर्क्स इंडिया बिजनेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। LFL यानी कि जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होती है, ये जो है डबल डिजिट ग्रोथ आया है, और ये डिलीवरी डाइन इन बिजनेस दोनों में ही अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। फेस्टिव सीजन का भी थीम वाला स्टॉक है, तो इस पर नज़र ज़रूर रखें। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज रियल एस्टेट और लीजिंग बिजनेस अच्छा आया। एक सीजनली वीक क्वार्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने दी है। फेस्टिव सीजन लॉन्चेज, इस पे जो है बाजार की नज़र रहेगी। और M&M, बजाज ऑटो और अतुल ऑटो जो 3 व्हीलर EV सेगमेंट के कंपनीज़ हैं, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने अच्छे अमेंडमेंट्स लाए हैं, जहाँ पे इंसेंटिव्स और दिया जाएगा इन कंपनीज़ को, तो स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा टाटा पावर अदानी ग्रीन एनर्जी की, जहाँ पे सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि भारत ने 100 गीगावाट का सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ALMM स्कीम में जो है अनाउंस कर दिया है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर रहेगा। लेकिन इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, जिन्होंने जो है ट्रम्प ने कहा है कि जो लार्जली जो स्टॉक पाइल रिजर्व्स है क्रिटिकल ड्रग्स के, वो जो है स्वावलंबी बनने के लिए US में ही आएगा, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिल सकता है फार्मा प्लेज में। हालांकि कल सारे फार्मा स्टॉक्स ऊपर थे, एक्सपोर्ट डेटा में भी अच्छी अपमूव देखने मिली थी। लेकिन चलिए ब्रोकरेज स्पेसिफिक क्या रिएक्शंस आता है, खास करके अर्निंग्स को लेके ज़्यादा शायद लिस्ट में होगा। आशीषा बताएं कौन कौन से अहम ब्रोकरेजेस हैं और कौन से स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले शरद अपोलो हॉस्पिटल से शुरुआत करते हैं। नतीजों के दम पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 9,010 रुपये प्रति शेयर का रखा है। उनका मानना है कि इस हॉस्पिटल ने ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रिपोर्ट किया। इनफैक्ट एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अनुमान से बेहतर रहे इस तिमाही में, और एबिटा और पैट लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते काफ़ी अच्छे नजर आए। तो खरीदारी की राय बरकरार, 9,010 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल पर मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। इसके अलावा जिंदल स्टील पर मोतीलाल ओसवाल की ही रिपोर्ट है। खरीदारी की राय बरकरार, 1180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक आए, लोअर कॉस्ट काफ़ी कम थे, जिसके चलते एबिटा अनुमान से काफ़ी बेहतर आया इस तिमाही में। उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अर्निंग्स इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो खरीदारी की राय बरकरार स्टॉक पर जिंदल स्टील, इसी के साथ 1180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने रखा है। एवेंडस की भी रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने रेड्यूस की रेटिंग बरकरार रखी है।
₹865 प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो एक रिस्क हो सकता है कंपनी और पूरे इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस स्टॉक पर मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार ₹725 प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। पहले 750 था, अब घटाकर 725 का कर दिया है। उनका मानना है कि स्टेडी परफॉर्मेंस था इस तिमाही में और कोई मटेरियल चेंजेस एबिटा एस्टिमेट्स में नहीं किए गए हैं वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए। लास्ट में ओएनजीसी के नतीजे तो परसों आ चुके थे, लेकिन याद रखें कौन कॉल कल थी, जिसके दम पर रेड्यूस की रेटिंग नुवामा ने बरकरार रखी है, 225 का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस उन्होंने मेंटेन करी है और इनफैक्ट प्रोडक्शन गाइडेंस उन्होंने घटाई है। तो FY26 के लिए 4 से 5% तक और FY27 के लिए 2 से 4% तक तो प्रोडक्शन एस्टिमेट घटाए हैं कंपनी और मैनेजमेंट ने, जिसके चलते थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो ONGC इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। जी बिल्कुल, ONGC पे भी नज़र रहेगी। इन स्टॉक्स पे जो है नज़र ज़रूर देखते हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम टेक्निकल पिक्स क्या रहने वाले हैं, कहाँ कौन से कमाई के मौके बनते हैं, ये सारे डिटेल्स हम आपके सामने लेके आएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। और ब्रेक से पहले हमने खबरों वाले शेयर आपको बताया, उन पर एक एक करके हम राय भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके और कहां पर बनेंगे। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी नज़र बाजार में आज कहां पर है और क्या ट्रेड बन रहा है, क्या सौदे लें आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं अब हम हायर लो हायर टॉप पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहे हैं, जो एक बुलिश पैटर्न है। और देयर आर सो मेनी सेक्टर जहां पे हमें लग रहा है कि जस्ट बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट खराब हुआ था, इसके लिए वहां पे कुछ ना कुछ करेक्शन आए थे, या तो फिर रिजल्ट की वजह से अब वापस वो अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास या तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो पहला जो स्टॉक रहेगा वो पीवीआर का रहेगा। हम लॉन्ग की सलाह देंगे। आप देखोगे तो एक अच्छा खासा बेस बन चुका है पीवीआर के अंदर, लंबे समय का कंसोलिडेशन पैटर्न है। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीना स्टॉक ने 1100 से लेके 900 के बीच में कंसोलिडेट किया है। अब ये तीसरा अटेम्प्ट है जहां पे उसने 1100 को चैलेंज किया है। अब यहाँ पे 1100 के आसपास 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, बट लग रहा है कि वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में स्टॉक बहुत ही कामयाब रहेगा, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो 1150 के टारगेट के लिए हम पीवीआर लॉन्ग की सलाह देंगे। वैसे भी फेस्टिवल का माहौल है, लॉन्ग वीकेंड है, तो लोग मूवी देखने जाएंगे, तो ये एक फंडामेंटल टेलविंड भी है। तो 1050 के स्टॉप लॉस के साथ हम पीवीआर लॉन्ग देंगे। ऊपर में 1150 का हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा, हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर हमने देखा था कि एक अच्छी खासी तेजी स्टार्ट हुई है। अपोलो हॉस्पिटल आप देखिए, तो वैसे ही नारायण हृदयालय को हम यहाँ पे हमारे रडार पे है। 1830 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड 2400 से स्टार्ट हुआ था, नीचे में आप देखो तो 1700 के आसपास का सपोर्ट लिया है। अब 100 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लास्ट 2 दिन से ये फेस कर रहा है, बट लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर सकता है स्टॉक, क्योंकि काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इंट्राडे में बना हुआ है। इंट्राडे में ओवरसोल्ड टेरिटरी से बुलिश जोन के अंदर आया है, डेली चार्ट में ओवरसोल्ड टेरिटरी से न्यूट्रल जोन में आया है। सो विथ वॉल्यूम यहाँ पे हम खरीदारी देख रहे हैं। तो ऊपर में हमें लग रहा है कि 1900 तक का टारगेट रहेगा, एंड जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1800 का मेंटेन करना है। सो 1800 के स्टॉप लॉस के साथ 1900 के टारगेट के लिए नारायण हृदयालय बाई, एंड पीवीआर 1050 के स्टॉप लॉस से 1150 के टारगेट के लिए बाई। दोनों कॉल 3 से 4 दिन के होल्डिंग पीरियड के अनुसार रहेंगे। ठीक है, 3 से 4 दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं, ये ट्रेड आपके लिए बने रहेंगे। पीवीआर के लिए 1150 का टारगेट, 1050 का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। और नारायण हेल्थ के तो और बढ़िया टारगेट स्टॉप लॉस है, 1900 का टारगेट है, 1800 रुपये का स्टॉप लॉस आपको दे रहे हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इस शेयर में अच्छा है। 1% की तेजी कल के सत्र में हमने देखी है, तो ये 2 तेजी के सौदे मिल गए किरण जी की तरफ से। लेकिन चलिए अब बातचीत करते हैं कुछ शेयरों पर जिनके नतीजे आए हैं, और शुरुआत करेंगे उन नतीजों के साथ जो थोड़े दमदार रहे, जहां पर एक्शन आज के सत्र में ज़्यादा दिखने की उम्मीद है। मुथूट फाइनेंस, शरण गुड मॉर्निंग, आपसे राय चाहिए। नतीजे अच्छे आए हैं। एयूएम की बात करें, 42% की हमने ग्रोथ देखी है, 1,20,000 करोड़ रुपए का एयूएम इनका हो गया है। और मुनाफे की बात करें, 90% का उछाल,
एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें करीब 52-53% का उछाल। हर फ्रंट पर नंबर अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि जून और जुलाई ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, 2700 रुपए के ऊपर भी गया था, लेकिन वहां से थोड़ी सी ना क्रैक आई है और नतीजों से पहले 3-4 सत्र की नरमी हमने शेयर में देखी है। मुथूट फाइनेंस आपको लगता है कि एक रिकवरी का ट्रेड आज इसमें बन सकता है, और मान लीजिए मजबूत खुले उसके बाद भी क्या इसमें सौदा लेना चाहिए? तो अभिषेक जी, स्टॉक तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैंने 2 या 3 बार बाय रिकमेंड भी किया है स्टॉक पे। थोड़ी सी आपको करेक्शन देखने मिली है निफ्टी के फॉल के साथ, मगर ये रिजल्ट्स तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक अपना पिछला स्विंग हाई रीटेस्ट करेगा 2700 के आसपास। डेफिनेटली रिजल्ट्स को लेके आज गैप अप ओपनिंग कीजिए, बहुत चांस है गैप अप के भी बाद स्टॉक ऊपर के तरफ चलता जाएगा और एक बाइंग आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से गोल्ड प्राइसेस है, इंटरेस्ट रेट कट है, मुझे लग रहा है गोल्ड फाइनेंसर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके लिए मैं बोलूंगा ओपनिंग पे भी एक बार आप बाय कर सकते हैं, मगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर सिस्टम में डालिए। पहला स्टॉप लॉस डालिए, फिर बाय कीजिए। वॉलेटिलिटी हो सकती है, मगर जिस हिसाब से रिजल्ट आया, मुझे लग रहा है आज अपना स्विंग हाई रीटेस्ट करेगा 2700 के आसपास। अभी करंटली प्राइस चल रहा है 2500, अपने 100 डे ईएमए के इधर है। तो ओवरली मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ। ओपनिंग पे अगेन 950 को हम लोग वापस इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, मुथूट को लेकर ये व्यू हो गया। स्टॉप लॉस एक बार शरण आप फिर से बताएंगे मुथूट के लिए? अभिषेक जी, मैंने बोला 915 को रिव्यू करेंगे। जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप व्यूअर्स को दे देंगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, 9:15 पर बिल्कुल हम याद रखेंगे, इसको नोट कर लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस पर 9:15 पर व्यू लेना है शरण से, और आपको बताना है कि टारगेट स्टॉप लॉस इसके क्या क्या होंगे। एक और कंपनी जो कि कंजम्पशन से जुड़ी है, जुबिलेंट फूड, इसका भारतीय कारोबार का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आय की बात करें 17% की बढ़ोतरी हमने देखी है। मुनाफे की बात करें 60% का ग्रोथ इसमें है और 97 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। हालांकि मार्जिन में थोड़ी सी नरमी है, 19.8% से गिरकर 19.4% की मार्जिन रिपोर्ट की है जुबिलेंट फूड ने। ये कंपनी डोमिनोज के स्टोर चलाती है जुबिलेंट फूड, और हमने देखा है कि डोमिनोज के शेयर में जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ रही है, यानी कि सेम स्टोर की जो ग्रोथ रही है, अगर हम पिछले साल की तिमाही से तुलना करेंगे तो वो काफी मजबूत निकल के आई है। नतीजों से पहले शेयर में हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी है, 2-3 सत्र से ये शेयर चल रहा है प्रॉफिट टेकिंग के बाद। जुबिलेंट फूड, किरण जी, क्या भी होगा आपका शेयर पर? जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करें तो काफी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था स्टार्टिंग ऑफ दिस 25, लेकिन वापस स्टॉक साइडवेज हो गया। ऊपर में 725-720 का रेजिस्टेंस है, नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 650 का हुआ करता था, जो ब्रेक करके स्टॉक ने रिसेंटली 620 के आसपास के बॉटम बनाए हैं। अब एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है और 620 के आसपास एक बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल भी है। तो एक छोटा सा ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस विद हार्मोनिक पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये तीनों बुलिश साइन है। तो करंट मार्केट प्राइस से हम जुबिलेंट फूड लॉन्ग करके जाएंगे। 620 के आसपास के स्टॉप लॉस को आप मेंटेन कीजिए। अगर 620 का लेवल अब की बार ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम 670-680 तक की रैली जुबिलेंट फूड में देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जैसे आप देखते हो तो अच्छा है, तो 620 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, 620 के स्टॉप लॉस के साथ आप जुबिलेंट फूड को लॉन्ग कीजिए, जो टारगेट बनेगा 680 रुपए का आपके लिए बन जाएगा। इस कंपनी में कल की क्लोजिंग देखिए, अच्छी देखिए ये शेयर गया है और लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आई थी। ये आपको हर एक कैंडल्स ज़्यादा दिखेंगी कल के सत्र में जुबिलेंट फूड के लिए। लेकिन आज फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, आपको निवेश के कुछ बढ़िया आइडियाज़ बताने के लिए हमारे साथ चेन्नई से जुड़ गए हैं विवेक जी, विवेक कारवा, वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चेन्नई से आप जुड़े हैं ना विवेक जी, या फिर कहीं और से जुड़े हैं? आप तो ग्लोबल हो गए हैं आजकल। नहीं, मैं तो चेन्नई से हूँ, अभी ऑफिस में ही हूँ। ठीक है, हाँ। तो विवेक जी, ये कहना है कि देखिए कहाँ हम अपनी कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है, ये टैरिफ के चक्कर में, एक्सपोर्ट के चक्कर में फंस के बाजार का मूड खराब हो रहा है, लेकिन ये फेस्टिवल्स की शुरुआत हो गई है और कल भी हम इसकी बातचीत कर रहे थे। शनिवार को जन्माष्टमी, उसके बाद हम देखेंगे कि इस बार नवरात्रि पहले आ रही है, दशहरा, दिवाली, फेस्टिवल्स की झड़ी लग जाएगी। आपको लगता है कि इन टैरिफ की चिंताओं को भुलाकर बाजार आगे बढ़ेगा और हमें भी इनको भूलना चाहिए और उन शेयरों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ी हों? अगर हाँ, तो
कुछ शेयर्स बताइए सर जिस पर आपका खास फोकस है। गुड मॉर्निंग अभिषेक और सबको गुड मॉर्निंग। और कल इंडिपेंडेंस डे की पहले एडवांस में आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि कल तो बाजार छुट्टी है तो हम लोग मंडे ही मिलेंगे अब। तो देखिए, जो टैरिफ का इशू जी है, मुझे नहीं लगता है कि बाजार इसको बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। क्या होता है कि जब अनाउंसमेंट्स वगैरह ऐसी आती है तो एक बार बाजार पैनिक रिएक्शन देता है, जो बाजार ने दिया था। और काफी करेक्शन भी कुछ कुछ सेक्टर्स में जो यूएस से ज्यादा फोकस्ड है, वहां पे करेक्शन भी हमको देखने को मिला था, जैसे आईटी है, फार्मा है, और जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, वहां पे हमने एक नेगेटिव इफेक्ट देखा था। लेकिन ये मैं लगातार कह रहा था, तब जहां पे भी मुझे मौका मिला, कि यूएस ज्यादा आर्म ट्विस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे भी वो लोग इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। और अगर प्राइजेस जो टैरिफ लगा के अगर दाम बढ़ते हैं, और कुछ कुछ सेक्टर्स जैसे फार्मा वगैरह है, जहाँ पे आपको 5 से लेकर 10 साल लग जाते हैं, जहाँ पे आर&डी करके आप कोई भी नई दवाई निकालो, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि ओवरनाइट शिफ्ट हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए इंडिया का ही आप ले लो, मेक इन इंडिया चालू किया था 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और काफी अपोजिशन ने उस टाइम भी मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया ऐसे नहीं होने वाला कि इमीडिएटली आपको लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगा देंगे और आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन आज 10-11 साल बाद देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफेंस, एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस, इनफैक्ट नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। आप अगर मोबाइल फोन्स लो तो नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं हम लोग, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो ये इसमें टाइम लगता है, आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं। तो यूएस में भी ऐसे ही होने वाला है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अपने को ज्यादा मतलब ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। और जो भारत की स्टोरी है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10-15 साल की स्टोरी है। आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो भी निवेश करते हो, ऑफकोर्स पोर्टफोलियो रीजिक करते रहोगे, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और जो ये अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो रहा है, अब देखिए यहाँ से लेके जनवरी अंत तक आपको लगातार फेस्टिवल्स है, और कंजम्पशन स्टोरी आपको एकदम मैक्सिमम पीक पे दिखेगी। और मुझे लगता है कि ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर इंडिया इंक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। और लोगों के पास पैसा है क्या? पैसा बहुत है। जो आईपीओस में पैसा आ रहा है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा है। और जो जीएसटी कलेक्शन है, उससे भी पता चल रहा है कि कितना पैसा लोगों के हाथों में है। तो आप ये टैरिफ टैरिफ का तो छोड़ो, और जब भी आपको मौका मिले, थैंक्स टू टैरिफ मौका मिलेगा, और जब भी मौका मिले आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। जी बिल्कुल, टैरिफ के कारण थोड़े मौके भी मिल रहे निवेश के लिए। विवेक जी ने बहुत बढ़िया बताया हमें। लेकिन थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो पे भी नज़र डाल देते हैं। इन्फोसिस इंटरेस्टिंगली कल उनके एडीआर में अच्छी अपमूव आई है। बिग टेक आईटी स्टॉक्स की बात करें, और लगभग 75% स्टेक लेने वाले टेलेस्ट्रा यूनिट में $153 मिलियन पे ये जो है एक जेवी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया से। तो अब देखिए यूएस से जो है बड़े बड़े आईटी कंपनीज धीरे धीरे करके अपना भी एक्सपोजर नॉन यूएस मार्केट्स में बढ़ा रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे बिग टेक आईटी स्टॉक्स के एडीआर कल रात ऊपर थे। शॉर्ट कवरिंग बाकी है, कुछ कुछ एरियाज में तो 5 ईयर के वैल्यूएशन एवरेजेस के पास आ चुके हैं ये आईटी स्टॉक्स। किरण, अभी आईटी स्टॉक्स में चार्ट्स में सिर्फ आज इंट्राडे बेसिस पे ही जो है, आपको क्या लग रहा है किस तरह फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं? देखिए तो कहीं ना कहीं आईटी एंड फार्मा टैरिफ की वजह से एक डाउनफॉलिंग ट्रेंड के अंदर जरूर चल रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि काफी ऐसे स्टॉक्स है जिसको हमें ट्रैक करना चाहिए, कि इस गिरावट के अंदर अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। तो पहला जो स्टॉक है इन्फोसिस, डेफिनेटली हमारे रडार पर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 1400 के आसपास के सपोर्ट से स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आया था। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से काफी एक अच्छे जगह के ऊपर इन्फोसिस अवेलेबल है। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हम ऊपर में वापस कहीं ना कहीं 1470-80 तक के टारगेट आने वाले समय में देख सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, हाउएवर यू आस्क फॉर द इंट्राडे, बट इन्फोसिस एट वेरी गुड लेवल 1400 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए। दूसरा एक एम्फोसिस है, हमने देखा था कि कल के सत्र में इसमें गिरावट आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आप एम्फोसिस के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो।
अगर 2670-80 का लेवल होल्ड रखता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, सो देयर आर चांसेस कि इसमें हम एक रिकवरी के साइन दे सकते हैं, जहां पे वो 2730 2740 तक के टारगेट ऊपर में हमें दिखा सकता है। तो एम्फोसिस एंड इन्फोसिस ये दोनों के ऊपर हमारी तरफ से ध्यान रखना चाहिए। तो इन्फोसिस पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान दे। शरण, एक बार अर्निंग्स लेके एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ स्टैंड आउट अर्निंग्स मेरे एनालिसिस कह रही है कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, देखिए सीजनली वीक क्वार्टर रहता है रियल एस्टेट के लिए, और आप थोड़े दिन पहले बता भी रहे थे कि रियल एस्टेट में बहुत पिटाई ऑलरेडी देखने मिली है। नंबर्स अच्छे आए हैं, लीजिंग सेगमेंट भी अच्छा किया है, रियल एस्टेट सेगमेंट भी अच्छा किया है। फेस्टिव सीजन की तरफ जा रहे हैं, लॉन्चेस तो आने ही वाले हैं, और कुछ कुछ जो लॉन्चेस थे वो जो आप कहेंगे पोस्टपोन हुए थे वो भी आने वाले हैं, ये जो है रिपोर्ट्स बता रहे हैं। ज़रा बताएं शरण, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, अभी क्या टेक्निकल लेवल्स हमें देखना चाहिए, और ये पोजिशनली बताएं क्योंकि अप मूव जो है थोड़ा लंबा चल सकता है, इंट्राडे बेसिस पे ना बताएं। शरण, आपने आपको अनम्यूट करें एक बार। हाँ सॉरी, हाँ शायद मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था कि जिस हिसाब से रियल एस्टेट में पिटाई हुई है, मुझे लग रहा है रिवर्सल ऑन द कार्ड है। ऑलमोस्ट स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज में आ गए, आपका गोदरेज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, डीएलएफ हो गया, और आज ब्रिगेड के भी नंबर्स बहुत ही डिसेंट आए हैं। तो मुझे लग रहा है अगर निफ्टी में रिवर्सल आती है और निफ्टी रियली बहुत ही हाई बीटा है, आपको बहुत फास्ट अपसाइड दिख सकता है सारे ही स्टॉक्स में। तो उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी है। अभी ब्रिगेड की स्पेसिफिकली बात करें, मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ गया है, रिजल्ट डिसेंट है। इसे लॉन्ग करना है तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखिए 940 का। स्टॉक अभी चल रहा है 965 के आसपास। आपका पहला टारगेट आता है 1000 के आसपास लेवल, सेकंड टारगेट आता है 1050 के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। 20-25 रुपीज का रिस्क है अपसाइड में, 50 to 100 रुपीज का अपसाइड है। और मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, अगर वीकेंड पे गुड न्यूज आई और निफ्टी आपको गैप अप ओपनिंग दिख रहा है, आपको निफ्टी रियल्टी वन ऑफ द सेक्टर्स बहुत ही फास्ट अपसाइड मूव दिखाते हुए चलेगा, तो एक बार रियल एस्टेट तो आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए, ट्रेडिंग के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी। ब्रिगेड में ये भी मेरी राय रहेगी, स्टॉप लॉस स्विंग लो का 840, टारगेट फॉर 1000 एंड 1050। प्राइस 1050 का, स्टॉप लॉस 940 का ब्रिगेड एंटरप्राइजेस से। अर्निंग स्पेसिफिक एक और स्टॉक मैं लेना चाहता हूँ, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे देखें तो इनलाइन Q1 नंबर्स आए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सेल्स ग्रोथ में भी अच्छी मोमेंटम है। हालांकि मार्जिन प्रेशर ज़रूर थी, ट्रेडमार्क का जो कुछ कॉस्ट इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिला है। आज 2 बजे कॉन कॉल भी है, एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिव सीजन है, कंजम्पशन की अपमूव आ सकती है, तो यूनाइटेड स्पिरिट में और भी टेक्निकली लेवल्स पे एक इंटरेस्टिंग लेवल्स देखने मिल सकता है। किरण, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स पे चार्ट चेक लेना चाहूँगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं? अराउंड 1306 पे करंट मार्केट प्राइस बैठा है। यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से एक ट्रेडिशनल फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अब देखोगे तो आप कहीं ना कहीं लास्ट टाइम फरवरी 2025 में 1300 और 1200 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। उससे पहले भी एक काफी अच्छा सपोर्ट हमें देखा था करीबन जून 2024 में। तो 1300 और 1200 ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई भी डिप आता है या इवन करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1200 के नीचे का भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और अगर 1200 का लेवल होल्ड रखता है तो देयर आर चांसेस कि हम इसमें अच्छी खासी एक रिकवरी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट लॉन्ग करके जा सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लॉन्ग करने की राय आ रही है किरण की तरफ से। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, जहां पे हम अहम टेक्निकल और फंडामेंटल पिक्स जो है आपके सामने लेके आते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, आज हमारा एक बहुत खास शो है फ्रीडम स्टॉक्स 12:30 बजे से। तो यहाँ पे आपको कमाई के मौके, किस तरह आप आज़ादी ला सकते बहस के चुंगल से, और देखे कौन से फ्रीडम वाले स्टॉक से जहाँ पे कमाई के मौके बनेंगे। हमारे गेस्ट रहेंगे जो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक पिक्स बताएंगे। लेकिन चलिए जल्द से लौटते हैं हम थोड़ी देर में। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे और हमारे 3 एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर रहे हैं। शरल इलानी है, किरण जानी है और फंडामेंटली आपको गाइड कर रहे हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। बाजार के लिए आज अगर हम सेटअप की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे थे कि हल्की सी कमजोरी के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। हालांकि ग्लोबल क्यूज की अगर हम बात करें तो वो भी मिक्स्ड है। अमेरिका से संकेत अच्छे हैं, लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर
जापान के बाजार में हम 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद गिरावट का सत्र देख रहे हैं और कल हमने बढ़िया सत्र देखा, 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग देखी। आज देखते हैं कि ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले बाजार की चाल किस तरह की रहती है। हालांकि बाजार में ऐसा लग रहा है कि आज फिर से वोलेटिलिटी हावी होगी क्योंकि आगे 3 दिन का लंबा एक्सटेंडेड वीकेंड है। कल है स्वतंत्रता दिवस की बाजार में छुट्टी। लेकिन हम ब्रेक से पहले नतीजों की बातचीत कर रहे थे। नतीजों की बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। विवेक जी, IRCTC काफी टाइम हो गया, मतलब बहुत समय बीत जाता है जब ये चर्चा में शेयर आता ही नहीं है। अब नतीजा आए हैं तो जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्राइमा फेसी हम देख रहे हैं कि नंबर्स इसके ठीक ठाक लग रहे हैं IRCTC के, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर हम पिछले साल भर या फिर साल भर क्या, पिछले अगर आप 3 साल से देखेंगे तो इस शेयर ने पैसे बना के दिए नहीं है। नवरत्ना का स्टेटस मिला, इनको निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स में इनको शामिल किया गया, लेकिन ये चीजें कुछ ज्यादा सपोर्ट कर नहीं पाई। IRCTC आप कैसे देख रहे हैं, क्या करें इसके निवेशक? देखिए, अगर आप इसके बेसिक लॉन्ग टर्म नंबर्स अगर देखो तो कंपनी डेट फ्री है। ऑलमोस्ट 20% ज्यादा से ज्यादा आपको ये प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती आई है कुछ समय से। और अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर देखो पिछले 3-4 साल से, तो आपको करीबन ये 48% तक दिखेगा। तो इसके कारण क्या हुआ था, करीबन जब ये PSU बैंक्स और रेलवे और डिफेंस काफी लाइमलाइट में थे, उस समय कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया था। और मुझे तो याद है कि रेलवे से निकल जाओ करके मैं बार बार ये एडवाइस भी दे रहा था। तो ऑलमोस्ट इसका PE समझ लीजिए कि आप 250 से लेके 300 तक गया हुआ था एक टाइम पे करीबन। ये होगा मेरे हिसाब से मे बी 2021 एंड या 2022 के बीच में। तो ये करेक्शन तो कभी कभी यही होता है कि आप अगर बहुत वैल्यूएशन ज्यादा में चले जाते हो तो एक कंसोलिडेशन फेज में कंपनी जा सकती है लॉन्गर टर्म के लिए, और जहां पे आपका वैल्यूएशन ठीक ठाक हो। तो आज के दिन आप अगर देखो तो कंपनी रिजल्ट्स अच्छा दिखा रही है। कंपनी खाली टिकटिंग सर्विसेज से डाइवर्सिफाई काफी कर चुकी है। इनफैक्ट अगर कोई निवेशक चाहता है तो उनकी वेबसाइट में जाके देखिए कि क्या क्या सर्विसेज आज के दिन वो लोग दे रहे हैं। तो मतलब इनफैक्ट पैकेजेस भी बेचने लग गए हैं लोग, एक टूर ऑपरेटर के टाइप उस लाइंस पे। तो अब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का कंसोलिडेशन होके मुझे लगता है कि आज वैल्यूएशन भी इसका ठीक है, महंगा भी नहीं लग रहा है ये। और अब ये कंसोलिडेशन से कब बाहर निकलेगा ये तो बहुत कहना मुश्किल काम है, क्योंकि कभी कभी लॉन्गर टर्म के लिए जा सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब आप अगर इसमें निवेश करते हो तो ये आपको गलत साबित नहीं करेगा। मतलब इसका डाउनसाइड तो बहुत ही मिनिमल है और अपसाइड आराम से वापस आपको 1000 तक दिख सकता है लॉन्गर टर्म में। तो अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है कि इसमें आपको फोकस करना चाहिए। और आज के दिन सिर्फ ये टिकटिंग कंपनी नहीं है, काफी लोग आज भी टिकटिंग कंपनी सोचते हैं, खाली टिकटिंग कंपनी नहीं है ये, ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड ट्रैवल सर्विसेज में आ चुकी है। नहीं, बिल्कुल टिकटिंग कंपनी नहीं है विवेक जी। टिकटिंग का है, ये बेसिकली टूरिज्म कंपनी होगी, पैकेज वाटर का कारोबार करती है, केटरिंग का कारोबार कर रही है। और मतलब अगर हम हाल फिलहाल के अगर आंकड़ों की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में 35% इनका केटरिंग से आ रहा है और 33% टिकटिंग से आ रहा है। तो ये कहानी थोड़ी बदल तो रही है। अब देखते हैं, आप बोले कि 1000 रुपये के टारगेट के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। नतीजे भी ठीक ठाक आए हैं IRCTC के। देखते हैं अपने रेंज से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन एक और शेयर जो फोकस में रहेगा वो है BPCL का। हाल फिलहाल एक खबर भी आई थी कि LPG की सब्सिडी इनको मिलेगी सरकार से। अगर नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% की बढ़त है। प्रॉफिट में अच्छा जंप है, थोड़ा बेस छोटा था, 90% का जंप है प्रॉफिट में। और मार्जिन एक्सपेंड की ही एक और अच्छी चीज़ है, 6% से बढ़कर 7.5% की मार्जिन BPCL की आई है। आज की अगर हम बात करें तो संकेत ये भी अच्छा है कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से नरम है। हालांकि ये कंपनियां कहीं ना कहीं ये रिफाइनिंग के कारोबार में भी होती हैं, तो उसको मतलब बिल्कुल प्योरली वैसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन शरण, आप जरा बताइए BPCL क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर? कोई तेजी बने तो उसको राइड करनी चाहिए? तो अभिषेक जी, जहाँ तक न्यूज की बात है, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट शायद से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस गिराने वाले हैं, जो स्लाइटली नेगेटिव रहेगा IOCL, HPCL, BPCL के लिए। और डेफिनेटली जो टैरिफ के पूरे इशू है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा ही रशियन ऑयल को लेके है।
तो उस पे भी काफी इम्पैक्ट ये सब कंपनी पे आएगा। डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी थोड़े लोअर लेवल पे है, तो एचपीसीएल, आईओसीएल और ये सब के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर किसी इंट्रा ट्रेड करना है तो मैं उन्हें राय दूंगा, डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए ऑन बैक ऑफ रिजल्ट्स। स्टॉप लॉस सिस्टम में 820 का डाल दीजिए, वेरी सिंपल, खाली ₹2.5 का स्टॉप लॉस। स्टॉक के ओपनिंग के लिए वेट कीजिए, जब भी 9:15 को ओपन होता है 320 का स्टॉप लॉस रखिए सिस्टम में। अगर आपको लग रहा है स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट है, एक बार लॉन्ग कीजिए। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है स्टॉक में अराउंड 330 332 के आसपास, अगर उसके ऊपर खुलेगा तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट माना जाएगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जो स्टॉक को लेके जा सकते हैं 340 और 345 के लिए। अगेन मेरी राय रहेगी ऑयल एंड गैस सेक्टर स्पेसिफिकली आज के लिए तो खाली इंट्राडे ट्रेड कीजिए, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ना ही कीजिए। ओवर द वीकेंड कुछ भी न्यूज आ सकती है, और ये सब झगड़े लेके ही तेल और रशियन ऑयल और रशियन गैस को लेके हो रहा है। इसके लिए 1 या 2 दिन अवॉइड कीजिए, और ट्रेड करना है तो सिर्फ इंट्राडे के लिए कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं शरण में। मैंने भी यही कहा कि इंट्राडे ही ट्रेड कीजिए, और ये 3 दिन की जो अनिश्चितता है ना, सिरदर्दी पाल के क्यों जाना। वीकेंड पे आप अपनी मौज कीजिए, त्योहारों का मौसम चल रहा है, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, बाजार से दूर हो जाइएगा 3 दिन के लिए। आज करके जो भी होगा प्रॉफिट लॉस जो भी बुक करके आउट हो जाएगा। 24,595 हल्की सी गिरावट पर खुलने के संकेत हैं, प्री ओपन के लेवल आ तो गए हैं, सेटल होने का इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद 3-4 मिनट के बाद ये सेटल हो जाएंगे, इसकी बातचीत भी करेंगे। और विवेक जी, आपसे ना ये ट्रंप ने फार्मा को लेकर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो दस्तखत किया है, कहा है कि जो 26 जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं, जो ज़रूरी दवाएं हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाए, और जो इनकी एपीआईज है 6 महीने की जो सप्लाईज है इसको इंश्योर की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि संभव हो तो अमेरिका में बने एपीआईज को प्राथमिकता दी जाए। इस पर आपसे हम टेक लेंगे आपका, आप जरा विश्लेषण जो है उसको रेडी रखिए। लेकिन उसके पहले जरा जान लेते हैं कि आज के 9 के 9 रत्न कौन से होंगे, यानी कि वो 9 शेयर जो बाजार में आपको पैसे बनाने में मदद करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। शरद के पास है पूरी की पूरी लिस्ट। शरद बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया अपने मिनिमम एवरेज बैलेंस को। 50,000 अनाउंस किए थे लास्ट वीक, अब रिवर्स करके जो है ये आंकड़ा 15,000 का आ गया है रूरल अर्बन एरियाज़ में। तो स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर है। फार्मा स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है 6 मंथ यूएस एपीआई स्टॉक पाइल्स 26 क्रिटिकल ड्रग्स के लिए। तो नेट जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन रहेगा। इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव रिएक्शन है, और कल एडीआर भी ऊपर था। लगभग 75% स्टेक टेलेस्ट्रा यूनिट में लेने वाला है। $153 मिलियन का ये आंकड़ा रहेगा, और ये जेवी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए धीरे धीरे करके नॉन यूएस मार्केट्स की तरफ जो है बड़े आईटी कंपनीज जा रहे हैं। M&M, बजाज ऑटो, अतुल ऑटो, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखें। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ और नए इंसेंटिव्स लाने वाले इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में, तो आज इन स्टॉक्स पे जो है मोमेंटम आ सकता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स, लीजिंग सेगमेंट, रियल एस्टेट सेगमेंट, दोनों में ही जो है अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और फेस्टिव सीजन का गाइडेंस का भी इसमें तड़का है। जुबलेंट फूडवर्क की बात करें तो अच्छे परफॉर्मेंस इंडियन बिजनेस में देखने मिली, और जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो अच्छा आया, लगभग 11.6% का। तो इन स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिलेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स इनलाइन Q1 नंबर्स है, लेकिन शानदार वॉल्यूम अपटिक देखने मिला है। सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई है, हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर आई है। हमारा 8वां स्टॉक दीपक नाइट्रेट, लगातार दूसरे क्वार्टर जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, मार्जिन्स में प्रेशर देखने मिला है, और सारे पैमाने पे एनालिस्ट एस्टिमेट को जो है आप कह सकते हैं मिस हुई है। आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज मुथूट फाइनेंस, शानदार नतीजे आए। नुवामा ने भी रिपोर्ट निकाला, मेंटेन बाय, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 26-25 से बढ़ा के कर दिया 2,993। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, और अपने पीयर्स को देखें तो उनसे एकदम अलग विपरीत चला है ये स्टॉक इस क्वार्टर में। देखिए शानदार नतीजे आए हैं, AUM बढ़ा है, निम्स बढ़ी है, क्रेडिट कॉस्ट घटा है, तो सारे सिलेंडर्स जो है फायर कर रहे हैं, और आज जो है हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है। स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आएगी, तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन चलिए अब ये तो हमारे 9 के नवरत्न हो गए, इससे ही हम एक एक पिकअप करते हैं। और सबसे पहले मुथूट फाइनेंस पे एक बार नज़र डालते हैं। स्टॉक में अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। शरण, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, हम लोग बात भी कर रहे थे कि अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी, और इस पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी मुथूट फाइनेंस पे। लेकिन एक बार दीपक नाइट्राइट पे भी जो है नज़र ले लेते हैं। यहाँ पे शरण क्या रहेगा दीपक नाइट्राइट पे आपका व्यू? ये एक विपरीत चला है, अगर फर्टिलाइजर्स अच्छे किए इस क्वार्टर में
तो दीपक नाइट्राइट लगातार 2 क्वार्टर तक इन्वेंट्री इश्यूज झेल रहा है और इस क्वार्टर सीजनली अच्छा क्वार्टर था, फिर भी जो है नंबर्स खराब आ रहे हैं। तो क्या व्यूज रहेगी, और गिरावट देखने मिल सकता है? तो शरद, मुझे नहीं लग रहा है और गिरावट देखने मिलेगी। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ गया है और मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया है स्टॉक ने 1780 और 1800 के बीच में। डेफिनेटली रिजल्ट खराब है, वो तो चार्ट में दिख ही रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने 3000 के आसपास के लेवल से गिरता हुआ अभी 1800 के आसपास आ गया है। मुझे लग रहा है अभी आगे वाला समय भी साइडवेज कंसोलिडेट ही करेगा। एक बार अगर स्टॉक 2000 के ऊपर स्टार्ट करता है मूव करने, तो मुझे लग रहा है अपने 200 डे ईएमए को रिटेस्ट कर सकता है अराउंड 2100। एक बार 200 डे ईएमए के ऊपर ही ट्रेड करेगा तभी एक रिवर्सल माना जाएगा। तब तक मुझे लग रहा है कोई राय नहीं है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है। और किसे है तो डेफिनेटली 1780 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए सिस्टम में। अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो आपको फास्ट गिरावट आते हुए दिख सकती है, मगर मुझे नहीं लग रहा है आएगी। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बहुत सालों से मुझे लग रहा है मई 2021 का सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है यहाँ से होल्ड करके एक बार साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। ऑटो स्पेस में भी जो है अच्छी अपमूव जो है देखने मिल रही है। अब E3 व्हीलर्स छोटा सेगमेंट है बट न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है और हमने देखा कि ऑटो सेगमेंट में भी जो है एक अच्छी अपमूव जो फेस्टिव सीजन को लेके उस पे नज़र है। किरण, आपको कोई ऑटो स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है अभी? सी ऑटो स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स के ऊपर हमारी नजर है। हीरो मोटरकॉर्प तो ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका है, तो आप टाटा मोटर के ऊपर ध्यान दे सकते हो। अगर टाटा मोटर में 670 का लेवल क्रॉस होता है तो एक अच्छी खासी तेजी 700 तक आ सकती है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 660 से 670 के बीच में एक सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक किया, स्टॉक ने ब्रेक करने के बाद 620 तक गया। अब वापस वहां से रिकवरी करके 665 के आसपास की क्लोजिंग है। आप ध्यान रखिए 670 का लेवल तो कंडीशनल बाय रहेगा टाटा मोटर। जैसे ही 600 का लेवल 670 का लेवल क्रॉस होता है, ऊपर में 700 तक की रैली बहुत ही स्पीड में आपको टाटा मोटर में देखने को मिल सकती है, तो टाटा मोटर पे आप नजर बनाए रखें। दूसरा टू व्हीलर स्टॉक हमें काफी एक अच्छा लग रहा है, वो है बजाज ऑटो। अगर आप बजाज ऑटो का भी चार्ट देखोगे तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 80 टू 50 के आसपास की क्लोजिंग के लॉन्ग करके जाइए आप। 8000 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और ये भी ऊपर में 9000 तक की रैली आपको दिखा सकता है। तो बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर बोथ वुड बी द प्रिफर्ड पिक। ठीक है, 9000 तक की रैली दिखा सकता है बजाज ऑटो। हालांकि शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इस पर आप नजर रखिए। चलिए, 8265 का भाव है। और दूसरा जो शेयर किरण जी ने बताया वो है टाटा मोटर्स का। हमने देखा था कि नंबर्स कुछ खास नहीं आए थे, लेकिन गाइडेंस को रिटेन किया था FY26 के, तो शेयर में हमने तेजी देखी थी 650 रुपए के भाव से। अभी 666 ये प्राइस है टाटा मोटर का, 700 के टारगेट, 655 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन कल के सत्र में फार्मा शेयर में हमने देखा कि अल्केम लैब में नतीजों के चलते अच्छा उछाल आया, लॉरस लैब का भी शेयर चला। आज फार्मा वाले शेयर फिर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि ट्रंप ने एपीआईज को लेकर, यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जिनसे दवाएं बनाई जाती हैं, उनको लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। विवेक जी, आप कैसे देख रहे हैं फार्मा को लेकर? ट्रंप बार बार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो चाहते ये हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो कंपनीज का। कैसे आपने रीड किया और इसका क्या इंपैक्ट आएगा? कुछ होगा भी या नहीं होगा? वो अभिषेक जी, पुरानी कहावत है ना कि आपको कभी भी गुस्से में बोलना नहीं चाहिए, और जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तब आपको कोई प्रॉमिस भी नहीं करना चाहिए। तो एक्साइटमेंट में प्रॉमिस तो कर दिया था कि फार्मा पे भी टैरिफ लगेगा, और उसके बाद में ये बात होने के बाद अपनी बात हुई थी और मैंने यही कहा था कि करीबन 60% जो सप्लाई हो रहा है इंडिया से वहां, तो उनके कंज्यूमर्स को ही ये नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है अगर दाम बढ़ते हैं तो ये बाद में बात समझ में आई उनके, और इसके लिए अब दिख रहा है कि कहीं ज्यादा डैमेज नहीं हो जाए करके इसको डैमेज कंट्रोल अभी किया जा रहा है। तो मैं तो बुलिश ही था, और इनफैक्ट एक मेरी क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन ये मैं डालूंगा बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम में, जहाँ पे क्लाइंट ने ये पूछा, मतलब फार्मा में ऑलमोस्ट उसका पैसा डबल हो गया था उनका, और ये मुझे मैसेज आया कि मुझे स्लीपलेस नाइट्स आ रही है इसके वजह से। मैंने बोला कुछ रात सो मत, नो प्रॉब्लम, मैं बेचने वाला नहीं। तो आज वो साबित हो रहा है, और मेरे हिसाब से फार्मा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है और इसमें आपको बने रहना चाहिए। और एपीआई और कुछ कुछ कंपनीज इंडिया में ऐसी भी है, मैं नाम नहीं ले रहा, जहाँ पे ज्यादातर प्लांट्स यूएस में है, तो उसका इफेक्ट, जो भी टैरिफ का इफेक्ट है, ये उसको उस कंपनीज को लगने वाला भी नहीं है। तो वो कंपनी भी देखिए, कुछ सीडीएमओ कंपनीज है, ये हिंट दे रहा हूँ मैं।
ठीक है, ये देखते हैं आज क्या होता है फार्मा स्टॉक्स में। लेकिन एक शेयर जो हम पहले बता दे रहे हैं कि ये ओपनिंग का हीरो होगा, वो है मुथूट फाइनेंस का, क्योंकि नंबर अच्छे आए हैं, एयूएम के आंकड़े अच्छे आए, और शरण साहब ने व्यू भी लिया था। शरण, दिक्कत ये है ना कि अभी ये गैप के साथ खुलता है तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। 8% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है मुथूट फाइनेंस, 2700 के ऊपर। इस तेजी के बाद भी ट्रेड लेना है कि अब छोड़ दें? अभिषेक जी, अभी 8.7 करीबन 9% ऊपर खुल रहा है, ऑल टाइम हाई पे ऊपर खुल रहा है। अभी इतना बड़ा गैप अप के बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते, एक बार छोड़ देना बेटर रहेगा। अगर थोड़ा ऊपर लेवल से नीचे करेक्शन आवे और एक कंसोलिडेशन आवे, तो वो कंसोलिडेशन के बाद आप सोच सकते हैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेने को। और ओवरली बहुत ही मैं पॉजिटिव था स्टॉक पे, और जिस हिसाब से रिजल्ट आया मुझे लग रहा है आने वाला समय गोल्ड फाइनेंसर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनावे। अभी इंट्राडे के लिए तो छोड़ दीजिए, 9% वैसे ही ऊपर खुल रहा है। एक बार नीचे अगर आवे 2600 या 2500 के आसपास लेवल, एक बार बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बनावे, क्योंकि स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई बना दिया है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में और भी नया हाई देख सकते हैं, करीबन 2850 टू 3000 के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। इसके लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनावे। अभी ये स्टॉक पोजिशनल बेट बेटर रहेगा इंट्राडे से। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को लेकर ये व्यू है। किरण जी, फटाफट एक 30 सेकंड में आप राय दीजिए। इंडियन होटल्स हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ भी आ रही है शेयर में, और कल भी हमने 3% के आसपास की तेजी देखी है। इंडियन होटल्स में तेजी में बने रहें, और टारगेट क्या होंगे आपके? सो इंडियन होटल में कंडीशनल बाय रहेगा। 770 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर में आप देखोगे तो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, क्लस्टर रेजिस्टेंस है। तो 775 के ऊपर आप तेजी बना मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं बाई ट्रेड। 775 के ऊपर हमें लग रहा है कि 800-820 तक के टारगेट आ सकते हैं। अगर आप 775 के ऊपर बाई करते हो तो एक स्टॉप लॉस 76 का मेंटेन करना रहेगा। तो 760 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए 820 के टारगेट के लिए, लेकिन कंडीशनल बाई 775 के ऊपर। 775 के ऊपर खरीदना है, 820 के टारगेट इंडियन होटल्स के लिए। ठीक है, चलिए 15 सेकंड में बाजार की शुरुआत हो जाएगी, और कुछ खास मतलब नरमी तो नहीं दिख रही है, सपाट शुरुआत होगी। देखते हैं कि क्या सपाट शुरुआत के बाद मौके आज के सत्र में बनते हैं। 24,600 को क्या निफ्टी टिका के रख पाता है, और निफ्टी बैंक में क्या होता है, इस पर भी नजर रहेगी। शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के साथ दोनों इंडेक्स ने वापसी की है हरे निशान में। निफ्टी आपको दिखेगा करीब 20 अंकों पर, निफ्टी बैंक है सपाट 20-25 अंक नीचे, साइडवेज। फिलहाल अभी ये तस्वीर इंडिया विक्स 1% ऊपर, 12.25 का स्तर आप देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ठाक है, 500 शेयर कमजोर हैं, तो 1100 शेयरों में मजबूती का सत्र हम देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी में एक भी शेयर आपको 1% ऊपर नहीं दिखाई देगा, निफ्टी में एक भी शेयर आपको 1% नीचे नहीं दिखाई देगा। और यह है तस्वीर। आईटी शेयर आज बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। इन्फोसिस के जो गेंस हैं अब हो गए हैं वो 1.25% के। इन्फोसिस, विप्रो में तेजी हो रही है। फार्मा में हम देख रहे हैं कि सन फार्मा में 0.5% की तेजी है। सिप्ला में तेजी हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल कल की तेजी के बावजूद आज हरे निशान में टिक रहा है, करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है। कल हमने शानदार तेजी देखी थी। नतीजों का एक्शन जरा है वो सामने पहले लेकर आइए। मुथूट फाइनेंस 8 नहीं 10% ऊपर अब ये शेयर है। जुबिलेंट फूड, हमने देखा था कि डोमिनोज के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग आई थी निकल के, तो जुबिलेंट फूड में तेजी हो रही है और इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। मार्जिन को छोड़ के सारे पैरामीटर्स पर नंबर अच्छे दिखे थे। मुथूट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मणिपुरम में भी एक रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है। 2 से 3% के आसपास की तेजी इस शेयर में हम देख रहे हैं, और बाकी अरविंदो डिवीज में भी हम तेजी का सत्र आज देख रहे हैं। बीपीसीएल के नंबर अच्छे थे, तो बीपीसीएल के शेयर में 1% की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन ऑयल एंड गैस में थोड़ा मिला जुला ट्रेड है। एचपीसीएल आप देखेंगे नरमी के दिखा रहा है। ओएनजीसी में आज गिरावट हम देख रहे हैं। रिलायंस बाजार का सपोर्ट कर नहीं रहा है। रिलायंस में 0.5% के आसपास की नरमी आज फिर से है। इसके अलावा हिंडाल्को कल चला, आज हिंडाल्को सपाट आपको दिखाई देगा। बीएल कल चला था 2%, आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी का टॉप लूजर है करीब 1% के आसपास की गिरावट के साथ। लेकिन इस बीच निफ्टी बैंक भी थोड़ा वापसी करने की कोशिश कर रहा है, करीब 50 अंक ऊपर, 55,200 के ऊपर। और निफ्टी की बात करें तो 30 अंकों की तेजी। तो जो रणनीति थी कि अगर सपाट से आपको प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ दिखता है, तो अगर हम आज के बड़े एक्शन वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो मुथूट फाइनेंस तो आज लीडर है। लगा दीजिए ठप्पा, ओपनिंग का आज का खिलाड़ी हमारा यही है मुथूट फाइनेंस, 10% ऊपर। फाइजर में करीब 6% की तेजी,
दुश्मन कार्बोजन करीब 5% ऊपर, ब्रिगेड में 3% की तेजी आज हम देख रहे हैं। जुबलेंट फूड ये भी 3% ऊपर, ब्रिगेड और जुबलेंट फूड दोनों नतीजों के दम पर चल रहे हैं। तो जहां पर भी नतीजे अच्छा हैं, बाजार पूरी तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। फार्मा में आज हम देख रहे हैं कि हरियाली है। अरविंदो, स्ट्राइड्स, एलेंबिक ये तमाम शेयर आपको आज ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। जहां पर गिरावट है उनकी अगर हम बात करें तो सीएसबी बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक 4% नीचे आज फिर से, दीपक नाइट्राइट 4% नीचे, आईटीआई में 2.5% की कमजोरी, एचपीसीएल 2.5% कमजोर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएल में गिरावट थोड़ी सी बढ़ी, 1% नीचे आपको कारोबार करता दिखाई देगा। मेटल्स में कल की चमक के बाद थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है। नैल्को है करीब 1% नीचे आज के सत्र में, फिलहाल ये जो शुरुआत हुई है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इंडाइसेस जरा देखते हैं कि कौन से सेक्टर इंडेक्स से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो है आईटी से। निफ्टी आईटी फिर से 35,000 के ऊपर आप देखेंगे, करीब 1% की तेजी है। फार्मा में करीब 0.25% की तेजी है। तो ये बढ़िया संकेत है कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड, जिनका अमेरिका से लिंकेज है, वो शेयर आज बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। लेकिन कितना करेंगे इंट्राडे में, ये देखने वाली चीज होगी। रियल एस्टेट काफी पिटा, आज 0.5% ऊपर आपको ये दिखाई देगा। मिड कैप में भी थोड़ी बाइंग है। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप में दोनों में 0.25% की गेंस पर शुरुआत आज के सत्र में हुई। उसी के चलते आपको एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो है वो बेहतर दिखाई देगा। लेकिन प्रेशर कहां से है? मेटल 0.5% नीचे, ऑयल एंड गैस में थोड़ी कमजोरी हम देख रहे हैं रिलायंस के चलते और एचपीसीएल के चलते। प्राइवेट बैंकिंग से आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर हैं उनमें आप देखेंगे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ये नीचे हैं। बंधन बैंक में भी नरमी दिखाई दे रही है। आईसीसी बैंक बिल्कुल सपाट, कोई वहां से उत्साह नहीं। एचडीएफसी बैंक कल के 0.5% की तेजी के बाद आज हल्के से गेंस के साथ खुला है। तो निफ्टी बैंक का जो लैक लश्कर जो मूव है वो जारी है। निफ्टी हल्के से गेंस के साथ 24,650 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझेंगे कि ओपनिंग में क्या बन रहे हैं शानदार, दमदार, धमाकेदार ट्रेड। तो ओपनिंग ट्रेड में ओपनिंग का खिलाड़ी मुथूट फाइनेंस रहेगा। अच्छे नतीजे आए हैं और ओवरऑल सारे पीयर्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पूरे फर्स्ट क्वार्टर में किया है। तो हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी वो है मुथूट फाइनेंस। स्टॉक 10% ऊपर है, सर्किट पे है और अगर सर्किट खुलता है तो और अच्छी मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकती है। ओपनिंग का फिसड्डी इस पे जो है दीपक नाइट्राइट, इस पे जो है नज़र रहेगी। कमज़ोर नतीजे लगातार दूसरे क्वार्टर में देखने मिल रहे हैं और हम ये दोनों ही स्टॉक्स आपको पहले बता दिए थे। अब एक एक करके ओपनिंग ट्रेड कॉल्स लेते हैं। शरण, आपसे शुरुआत में करेंगे, ट्रेड कॉल्स लेंगे कि कौन से अहम ओपनिंग ट्रेड पिक्स रहेंगे आपके आज? शरद, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। आपका आज आईटी पे व्यू एकदम परफेक्ट था, बैंग ऑन। तो मुझे उसके लिए पहला स्टॉक मेरा आईटी सेक्टर से ही है। कोफोर्ज मुझे अच्छा लग रहा है, अपने 200 डे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था, अभी आज वहां पे उसको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले समय 1 या 2 दिन कोफोर्ज एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है 200 डे ईएमए से। तो आप बाय कीजिए। 1640 प्राइस चल रहा है आसपास। स्टॉप लॉस खाली 20 रुपीज का रखना है 1620। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 1660 और 1680 के लिए। मुझे लग रहा है आईटी में आपको अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है। सेकेंड स्टॉक डिलीवरी, एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है आज। प्राइस चल रहा है अराउंड 472-73। स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ 10 रुपया 463 के आसपास डिलीवरी में। टारगेट आपका रहेगा 483, 493 भी अगर आपको पोजिशनल करना है। डिलीवरी का जो मूव है हायर लो का, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको अच्छे खासे ऊपरी लेवल भी देखने मिल सकता है। तो आज के लिए मेरे ये 2 पिक रहेंगे, कोफोर्ज और डिलीवरी। कोफोर्ज और डिलीवरी नियर्स टेक स्टॉक है और डिलीवरी पे भी देखें तो अच्छी मोमेंटम पिछले 3 से 4 सेशन में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। शरण, रियलिटी स्पेस पे भी आपने बात कही थी कि पिटा हुआ सेक्टर है और देखिए आज सेकंड टॉप गेनर है। नंबर्स भी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के ढंग के ही थे। किरण, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड कॉल्स? सो आईटी के ऊपर हमने डिस्कस किया था एम्फोसिस, तो एम्फोसिस डूइंग गुड, तो उस पर आप अभी भी ध्यान रख सकते हो। दूसरा एक आईटी के अंदर से हमें जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो एफएल इंडिया है। एफएल इंडिया का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 1980-1970 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग किया जा सकता है।
1960 का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें। अगर 1960 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो एफएल इंडिया यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी जरूर से हमें दिखा सकता है। तो एफएल इंडिया करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए 1970 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा एक जो स्टॉक है वो पीबी फिनटेक है, पॉलिसी बाजार। आप देखोगे तो न्यू एज फिनटेक स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है। सो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ पीबी फिनटेक आप लॉन्ग कीजिए। अगर 1820 ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है पीबी फिनटेक में आप 1900 प्लस के भी लेवल्स देख सकते हैं। सो नॉट ओनली फॉर द इंटरडे बट एक दो दिन के व्यू के हिसाब से पीबी फिनटेक एंड एफएल इंडिया दोनों लॉन्ग किए जा सकते हैं। भी देखें तो न्यू एज टेक स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स फोकस पे आ रहे हैं। एडटेक कंपनी की बात किया और जो नंबर्स आ रहे हैं 15% से ज़्यादा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ इस फेस्टिव सीजन में भी देखने मिल सकता है। तो पोजिशनली जो है इस पे नजर रहेंगे। किरण, एक बार एफएल इंडिया के टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस जरा बताएंगे। सो एफएल इंडिया के टारगेट रहेंगे 2050 और जो स्टॉप लॉस है वो 1960 का। ठीक है, 2050 का टारगेट प्राइस, 1960 का स्टॉप लॉस, तो एफएल इंडिया पे नज़र रहेगी। ठीक है, तो ये जो है दो ओपनिंग ट्रेड कॉल्स है जिस पे हमारी नज़र रहने वाली है। और शरण, इसके अलावा जो है हमने तो मेजर सेक्टर इंडेक्सेस को तो बैंग ऑन सही पकड़ा। आईटी, रियल्टी, फार्मा हम पहले डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन एफएमसीजी खेमे पे थोड़ी सी जो है नरमी देखने मिल रही है। खास करके आप देखें वरुण बेवरेजेस, रैडिको खैतान, थोड़ी सी जो है सेलिंग आ रही है। ये लगता है कि एक रेंज में ही फंसा रहेगा या यहाँ पे पोजिशनली अभी भी ट्रेंड अच्छा ही है? देखिए फेस्टिव सीज़न है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कहता है कि ऐसा कुछ मूव नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या टेक्निकल लेवल्स लग रहे हैं? और यूनाइटेड स्पिरिट्स लेकिन देखिए एक अच्छा कर रहा है, टॉप गेनर भी है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। तो मैं एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स से आपसे चार्ट चेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन कॉल 2 बजे के बाद और वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो शरद, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब भी महाराष्ट्र पे एक्साइज लगी थी, तभी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपना टॉप बना दिया था 1640 के आसपास। वहां से कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है, 1280 के आसपास का लो बना है। अभी मुझे लग रहा है कि ये पिछला सपोर्ट भी है, वहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, वहां से एक रिवर्सल के साइंस दे रहा है। और आप कंपनी की अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, इतना तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, 9% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आएगा कंपनी में। मगर अभी स्टॉक अपने क्या सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉक अपने 20 डे ईएमए को रिक्लेम करता है या उसके ऊपर ट्रेड करता है, जो आसपास 1325 के ऑड लेवल्स है, तो आपको थोड़ी बहुत अपसाइड देखने मिल सकती है 1375 और 1400 के लेवल्स के लिए, जो मैं पहले भी बोल रहा था अराउंड उसका 200 डे ईएमए है। बात करें स्टॉक की फंडामेंटली तो फॉरएवर स्टॉक है, लोग पीना बंद करने वाले नहीं है। एक्साइज आ जावे या भाव बढ़ जावे या भाव गिर जावे, तो कंपनी फंडामेंटली तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। थोड़ा वीकनेस अभी लग रहा है, और मुझे लग रहा है अगर 1325 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करता है, आप क्विकली 1375 और 1400 या 1425 के लेवल्स क्विकली देख सकते हैं। ठीक है, 1425 के लेवल भी आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। वोलेटाइल है बाजार शुरुआत में, निफ्टी बैंक और निफ्टी हालांकि हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लाल निशान में भी देख रहे थे, लेकिन इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा 55 अंक ऊपर, और निफ्टी में जो तेजी है 12 से 13 अंकों की हल्के से गेन से। और ये पूरा का पूरा जो गेन है इसको सपोर्ट मिला है आईटी और फार्मा शेयरों से। ये दोनों के दोनों आज लीडरशिप की भूमिका में हैं। थोड़े थोड़े हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन का भी सपोर्ट बाजार में है, लेकिन सरकारी जो शेयर हैं आज वहां पर प्रेशर आपको दिखेगा। बीएल कमजोर है, ओएनजीसी में कमजोरी है, एनटीपीसी कमजोर है, कोल इंडिया आपको कमजोर दिखाई देगा। और कुछ जो बड़े शेयर्स हैं आप देखेंगे मेटल में, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनसे भी बाजार को आज सपोर्ट मिलने नहीं रहा है। टाटा स्टील का शेयर भी कमजोर है, तो मेटल में प्रॉफिट टेकिंग है। वैसे भी मेटल्स में आप बहुत लंबे टाइम का व्यू बना के चल नहीं सकते, थोड़े सिक्लिकल इन नेचर होते हैं और चीन पर डिपेंडेंस होती है, तो बहुत लंबा सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अब बायोकॉन में स्ट्रेंथ थोड़ी सी आ रही है, 2% के आसपास की तेजी है। एक व्यू किरण जी चाहिए आपसे बायोकॉन के शेयर पर। काफी ज्यादा हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी बायोकॉन के शेयर पर। फिर से हम देख रहे हैं कि अब ये रिकवरी वाले फेज में दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सत्र से तेजी है। बायोकॉन आपको लगता है कि संभल गया और 400 की टारगेट के लिए कम से कम फिर से इस पर दांव लगा सकते हैं?
यस डेफिनेटली अगर आप देखोगे बायोकॉन का चार्ट तो एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न और लगातार तीसरा दिन है स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाइए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस तो 330 का बन रहा है, लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू भी आप अगर लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 360। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वापस हम डेफिनेटली 400 तक जा सकते हैं। तो बायोकॉन लॉन्ग करके जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 360। 360 के स्टॉप लॉस के साथ आप बायोकॉन को लॉन्ग करके जा सकते हैं। 2% की तेजी बायोकॉन के शेयर में हम देख रहे हैं। मेटल का माहौल आज फीका दिखाई दे रहा है और एफएनओ के जो टॉप लूजर्स हैं, अगर आप टॉप 10 अगर शेयर देखेंगे गिरने वाले, उसमें से 5 आपको मेटल और माइनिंग के दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा कमजोरी है एनएमडीसी में करीब 4% के आसपास की। शरण जी, कहीं कोई शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी? क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में लॉन्ग शॉर्ट दोनों करके चले तो थोड़ा ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी, हेजिंग भी होती रहेगी। एकदम अभिषेक जी आपने सही कहा, मगर जिस हिसाब से बाजार चल रहा है स्टॉक काफी पिटे हुए ही है, तो ज्यादा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज अभी ना ढूंढे तो बेटर है। अभी स्टॉक साइडवेज एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। डेफिनेटली रिजल्ट के बाद थोड़े बहुत नेगेटिव आपको एक्शन देखने मिलता है, मगर उसके बाद स्टॉक फिर संभल जाते हैं। तो एनएमडीसी अगेन आज काफी नेगेटिव है, 4 पॉइंट और करीबन 5% डाउन है। पर मुझे लग रहा है वो वापस एक अपने साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ जाएगा। 67 का अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक में, वहां से बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है। मुझे लग रहा है ट्रेंड मेटल स्पेस में थोड़ा सा पॉजिटिव है, और अगर अच्छी न्यूज आ गई फ्राइडे को, आप मेटल और मेटल स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूव देख सकते हैं। तो मैं अभी एनएमडीसी में शॉर्टिंग के लिए नहीं राय दूंगा, एक दिन रुक जाइए, मंडे बेटर होगा एक पोजीशन लेने के लिए। अभी मुझे लग रहा है 67 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आके एक बार साइडवेज वापस कंसोलिडेट कर सकते हैं स्टॉक। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए शॉर्ट करने के लिए। वैसे गिरावट काफ़ी है और ऑलरेडी प्रेशर में रहे हैं। आज के थोड़ी शुरुआत में हम देख रहे हैं कि सुस्ती है। निफ्टी क्या 15 अंक ऊपर कल की तेज़ी को हालांकि अगर बचा के रख रहा है तो ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी तो कितना 15 मिनट हुए बाजार खुले हुए, देखते हैं कि दिन के दौरान क्या होता है, क्या तस्वीर बनती है। वोलेटिलिटी आप देखेंगे इसकी पक्की गारंटी है आज ये होगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है कल को, अगर हम इंडिपेंडेंस डे को मिला दें तो। रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा मोमेंटम बनते हुए आप देखेंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी के नंबर आए तो ये शेयर चल रहा है 1% ऊपर आपको दिखाई देगा। राइट्स में तेजी है, रेल टेल में भी तेजी हम 3% के आसपास की देख रहे हैं। जुपिटर वैगन, इरकॉन, ये तमाम शेयर आज थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं। किरण जी, रेलवे में कोई शेयर चुनना हो तो आपके हिसाब से कहां दांव लगाना चाहिए? अगर हो ट्रेड तो ही बताइएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो रेलवे में हमें 2 स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं, एक है राइट्स एंड दूसरा आईआरसीटीसी। लेकिन राइट्स के ऊपर अभी एज ऑफ नाउ तो कोई सेटअप हमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो आईआरसीटीसी के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो 720 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कीजिए। ऊपर में आप 780 790 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो एक आध महीने के अंदर। तो डेफिनेटली आईआरसीटीसी लॉन्ग करके जा सकते। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आईआरसीटीसी की लॉन्ग की कॉल्स आ रहे हैं, और थोड़ी सी सेलेक्ट रेलवे काउंटर्स में जो देखे आप मूव देखने मिल रही है। एक बार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस पे भी नज़र डालते हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की भी बात करें तो लगातार दूसरे दिन जो है एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे देखें कि अच्छी अप मूव जो है यहाँ पे भी देखने मिल रही है। आप इसके अलावा एक बार पीएसयू बैंक्स के भी एक बार नज़र डालते हैं। कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा हरे निशान में है एक टाइप से। बैंक ऑफ बड़ौदा को एक बार स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे देखें तो हरे निशान पे है और एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रही है। किरण, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपकी राय लेना चाहेंगे। थोड़ी सी जो है करेक्शन ज़रूर आई है, बट बहुत मिनिमल चेंज आया है, उतना बड़ा भी गिरावट नहीं देखने मिला है। ये बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए, जिस तरह पीएसयू बैंक्स का सेटिंग अभी लग रहा है फंडामेंटली। सी ओवरऑल अगर आप देखो तो पीएसयू बैंक कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो करीबन 4 दिन से एक इनसाइड बार बना रहा है, और हमें लग रहा है कि आज जिस तरह से ओपन हुआ है कल के लो से ऊपर
आज का लो है। और कहीं ना कहीं अगर कल का हाई क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी विच इज समवेयर अराउंड, आप देखोगे तो कल का हाई है 55,340, ऑलरेडी 55,250 के आसपास स्पॉट निफ्टी चल रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई के हम कल के हाई को क्रॉस करें। और जैसे ही कल का हाई क्रॉस होगा वी कैन सी सम शार्प मूव ऑन बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी का जो मूव होगा वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि पीएसयू बैंक लेड रहेगा। आगे भी हमने देखा है एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया ने काफी अच्छा एक इंडियन बैंक ने सॉरी काफी अच्छा एक सपोर्ट दिया था। तो अब कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये स्टॉक चल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 238 का होगा। 238 अगर ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 250 260 तक के टारगेट आपको 3-4 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पे आप ध्यान रखिए 55,340 आज का इंट्राडे रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो क्रॉस होता है आप एक शार्प अपसाइड बैंक निफ्टी में जरूर से देखोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रहा है भारत और चीन के तरफ से। यहाँ पे एजेंसीज की रिपोर्ट आ रही है कि जो ट्रेड है, बॉर्डर ट्रेड के टॉक्स वो अब वापस शुरू हो सकते हैं, बातचीत शुरू हो सकते हैं। याद रखिए 5 साल का पॉज था, तो 5 साल के बाद जो है आप देखें भारत और चीन के जो बॉर्डर ट्रेड है उस पर बातचीत शुरू हो सकती है। दोनों देश के बीच जो है बॉर्डर ट्रेड शुरू होने की जो बातचीत रहेगी एक टाइप से पॉजिटिव भी कहा जाएगा। और कल से ही हम बता रहे थे कि जो हमारी खास सेगमेंट भी थी हिंदी चीनी भाई भाई, जहाँ पे हमने देखा था कि अब जो है डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो सकते हैं अगले महीने, टूरिस्ट वीज़ा अराइवल्स मिल रहे हैं। और अभिषेक बहुत सारे छूट भी देखने मिल रहे हैं एग्जेम्पशंस को लेके। फर्टिलाइज़र्स की भी 2-3 दिन पहले अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई थी। और नेट जो है आप कहेंगे कि बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स जो है भारत और चीन के बीच देखने मिल रहे हैं, यानी कि ट्रेड खुल रहा है। और विवेक जी हमारे जो फंडामेंटल गेस्ट है वो कहे भी थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अभिषेक एक बार देखें ये डेवलपमेंट्स कैसे लग रहे हैं भारत और चीन की? अच्छे हैं शरद, बढ़िया डेवलपमेंट्स हैं। देखिए बॉर्डर ट्रेड अगर शुरू करने के लिए बातचीत हो रही है तो ये अच्छी साइंस है। वैसे भी डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम होने वाली है। जो भी एक्सपोर्ट को लेकर रेस्ट्रिक्शंस थे फर्टिलाइजर के, चीन ने उसको रिमूव कर दिया है। इंपोर्ट पर जो जांच थी उसको भी हटाने का फैसला लिया है। तो दोनों देशों की तरफ से ये मतलब ये टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए चीन जो है ना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। अगर हम अमेरिका की अगर इकोनॉमी की साइज की बात करें 30 ट्रिलियन की अगर है, तो चाइना का भी 19 ट्रिलियन की है। तो और बार बार हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में तलखी आती है। तलखी इतनी बढ़ी, आप देखिए ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ही कहा था कि नहीं हम चीन पर 60% का टैरिफ लगा देंगे, और वो बाद में तलखी बढ़ी 145% अमेरिका ने लगा दिया, 125% चीन ने लगा दिया। अब ये 3 महीने का टैरिफ ट्रूस तो है, लेकिन जिन मुद्दों पर चाहते हैं ट्रंप सहमति बनाना, अब चीन की तरफ से उसको लेकर कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि सोयाबीन का आप इंपोर्ट 4 गुना बढ़ाइए, बाजार खोलिए। चीन ने कोई रिएक्शन दिया नहीं है। तो ये बातचीत चल रही है, देखते हैं कहां तक जाती है। इस बीच भारत, रूस, चाइना की करीबी थोड़ी देखने को मिल रही है। भारत ने भी साफ साफ कर दिया कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और अपने हम एज अ सॉवरेन नेशन अपने हक के प्रति हम बिल्कुल जागरूक हैं और अपने डिसीजन हम खुद से लेंगे। ट्रंप को 2 टूक बिल्कुल सीधी सीधी बात कर दी। और बाजार में देखिए कोई ज्यादा मतलब 50% टैरिफ से कोई घबराने वाली कोई चीज दिखी नहीं। तो ये एक अच्छा मूव है कि अब यही चीज शुरू हो रही है। देखिए शांति रहे अगर पड़ोसियों के साथ न शरद, लंबी अवधि का हम आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जितनी शांति रहे उतना ही अच्छा होता है एज ए इकोनॉमी भी और एज अ सॉवरेन स्टेट भी। तो ये एक बढ़िया कदम मेरे हिसाब से होगी। ये बिल्कुल हमारी भी इंटरेस्ट सेफगार्ड रहेगी, और जो लव दाई नेबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चलिए हम अपनी जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट बचा रहे उस पर जो है एक खास लिंक सुमिता लेके आ रही है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कुछ अहम फैसले आ रहे हैं, उस पूरी डिटेल जो है सुमिता हमें बताएंगे। सुमिता बताएं। हमें गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोटिंग मिशन जो बजट में अनाउंस हुआ था व्हिच इज ओवर 2200 करोड़, रोल आउट हो जाएगा सून। अभी उसमें एक प्रपोजल भेजा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को एक अप्रूवल के लिए, और उसके बाद जो है कैबिनेट का अप्रूवल आएगा। एक बार जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी का अप्रूवल आ जाता है इस प्रपोजल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ये कुछ अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंडिया फिर से टैरिफ इम्पैक्ट से एक्सपोर्टर्स को पुशिंग करना चाहती है। उसके बाद हमने अपने व्यूअर्स कुछ ही दिन पहले बताया भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 3-point स्ट्रैटेजी है टैरिफ
के इम्पैक्ट से एक्सपोर्टर्स को फॉर्चून करने के लिए उसके अंदर आते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस और ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन। तो जो डाइवर्सिफिकेशन इनकी स्ट्रैटेजी है, इसके तहत इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है मार्केट्स इन वेस्ट एशिया, इन यूरोप, उसके अलावा 50 कंट्रीज भी फाइनलाइज की जा सकती है इन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका टू बी एक्सप्लोर। उसके अलावा इंडियन के जो एफटीएज हैं उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है कि एक तरीके से उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। जैसे कि ओमान के साथ जो एफटीए है वो अंडर 3 मंथ्स में अनाउंस हो जाएगा, उसके ऊपर लीगल वेटिंग अभी जारी है। और एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सेपरेटली सऊदी अरेबिया के साथ भी नेगोशिएट हो रही है। एफटीए टॉक्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी चल रहे हैं और एक पॉसिबिलिटी ओपन है, रहती है एक पॉसिबिलिटी कि सेपरेट एफटीएस किए जाएंगे इन गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ। एक्सपोर्ट प्रमोशन पे जो है नज़र ज़रूर रखेगी। जिस तरह भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है, धीरे धीरे कंपनीज भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं नॉन यूएस मार्केट्स को लेके। तो यूएसए -1 थीम एक नया चीज़ आ रहा है। हम लोग सब सोच रहे थे +1 होगा, लेकिन लग रहा है पूरा दुनिया यूएस -1 थीम कर रहा है। तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। दिमाग में ये वर्ड अभी आया। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा हेज रहता है, डोमेस्टिक फेसिंग रहता है और अच्छी अपमूव जो है पोजिशनली देखने मिल रही है। बाजार जो है बीएफएसआई स्पेस में एएमसी कैपिटल गुड्स कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स एक बार हटा दे तो एक बार आप कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स यहाँ पे अच्छी अपमूव आ रही है। एचडीएफसी लाइफ जो है अब डेज हाई लेवल पे भी है। शरण, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे भी आपका बुलिश नज़रिया था भी, जिस तरह मोमेंटम देखने मिल रही है। आप अभी कौन से स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, ज़रा बताएं। मुझे लग रहा है एचडीएफसी लाइफ मैंने डे बिफोर दिया था शरद, आई थिंक बहुत अच्छा चल गया है। मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। मैंने पिछले 2 बार भी बोला है, अगर आपको एक बार इधर इसमें ब्रेकआउट आते हुए दिख गया या स्टॉक में अच्छी मोमेंटम ऑन द अपसाइड दिख गई, तो एक बार अच्छे आपको अपसाइड के लेवल दिख सकते हैं। जो पिछला उसका हाई है वो रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है, जो अराउंड 1930 टू 1950 के लेवल पे है। तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ में बहुत अच्छी मूव आई है। मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ भी फॉलो करेगा और दूसरे इंश्योरेंस भी बहुत डिसेंट लग रहे हैं। एक बार न्यू इंडिया भी आप देखो मार्केट शेयर गेन किया, तो वहां पे भी आप व्यू डाल सकते हो। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी लो, डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है और उनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखो 25% है, तो वहां पे भी व्यू डाल लीजिए। मुझे लग रहा है इंडिया एज अ कंट्री बहुत ही अंडर इंश्योर्ड है। लॉन्ग टर्म भी 3 to 5 इयर्स आउटलुक इंश्योरेंस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अभी एज अ शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड भी एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ ये अच्छे लग रहे हैं और इन दोनों शेयरों ने पैसे बना के निवेशकों को दिए भी हैं। अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची निकालेंगे ना, तो उसमें आपको ये भी दिखाई देंगे कुछ बढ़िया गिने चुने शुरुआती स्टॉक्स में 1.5% की तेजी। और एसबीआई लाइफ हम देखने की इस वक्त, एचडीएफसी लाइफ माफ कीजिएगा, इस वक्त निफ्टी का ये टॉप गेनर है, 1.5% से ज्यादा की मजबूती। और इन्फोसिस के अलावा एक और स्टॉक जो 1% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखा रहा है। मारुति सुजुकी में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 0.25% की तेजी है। एचडीएफसी बैंक ने कल 0.5% जोड़े, 0.5% आज फिर से जोड़ लिए हैं। शरण, एचडीएफसी बैंक आपको लगता है कि अब ये शेयर जो शॉर्ट टर्म में जो थोड़ी बहुत नरमी दिखाना था वो दिखा चुका और 2000 रुपए के ऊपर आकर फिर से तेजी की चाल शुरू करेगा ये? तो अभिषेक जी बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 1960, ऊपर की तरफ 2000 का लेवल, वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 7 से 10 दिन, 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए। एक बार कोई भी तरफ अगर ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो आप उसमें मूव आते हुए देख सकते हैं। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट कोई न्यूज के लिए वेट कर रहा है, भले ग्लोबल फ्रंट पे हो, तो मुझे लग रहा है एक बार वो न्यूज आने के बाद एक डेफिनेटली आप मूव देख सकते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर स्टार्ट करता है ट्रेड करना, तो आप 2040 के लेवल वापस से देख सकते हो। और एचडीएफसी बैंक की वेटेज तो सबको मालूम ही है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को ऊपरी तरफ लेके जाएगा। और डेफिनेटली जो कल क्या होता है वो न्यूज मार्केट डिस्काउंट करेगा मंडे को, तो हम लोग को वेट करना चाहिए। मगर ये रेंज डेफिनेटली किसे भी चाहिए तो अपने उसमें बुक्स में लिख दीजिए एचडीएफसी बैंक के लिए 1960 नीचे की तरफ और 2000 ऊपर की तरफ कोई भी साइड मूव आएगा तो अच्छा खासा मूव आएगा। ठीक है, 1900 रुपए और फिर ये 2000 रुपए, ये 2 लेवल पर आप नजर रखिए चलिए एचडीएफसी बैंक में।
शरण, दो और शेयर पर जरा फटाफट आपसे व्यू लेना चाहेंगे। एक तो आपका कन्विक्शन था इंटरग्लोब एविएशन की शेयर पर, जरा आप टारगेट फिर से रिपीट कर दीजिएगा कि उसमें क्या टारगेट बनेंगे। 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। और दूसरा जो शेयर है वरुण बेवरेजेस का, इसमें जो भी गेन्स आ रहे हैं ये टिक नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत है। हालांकि 500 रुपए के ऊपर अभी शेयर दिखाई देगा, लेकिन आज जो शुरुआत हुई वहां से ये 1.5% नीचे आ गया है। 503 रुपए के आसपास का भाव है। और वरुण बेवरेजेस को आप ना यूएस से, ट्रंप से थोड़ा लिंक करके इसलिए भी देख सकते हैं, पेप्सिको की बॉटलर है और अमेरिकी कंपनीज को लेकर अगर थोड़ी सी मान लीजिए विरोध वगैरह होता है यहाँ पे ट्रंप के एक्शन के चलते, तो उसमें फिर थोड़ा प्रेशर आएगा इस पर। हालांकि दूर की बात है वो, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों शेयरों को? तो अभिषेक जी, परसों के दिन भी जब बात हुई थी, मैंने आपको बोला था इंडिगो का चाइना का चालू हो रहा है, पॉजिटिव न्यूज है। आज एक न्यू ऑल टाइम हाई मार दिया स्टॉक ने। जब मैं पिछले 1-1.5 महीने सबको बोल रहा हूँ बाय ऑन डिप्स बनाइए, आने वाला समय बहुत ही अच्छा है एविएशन के लिए, स्पेसिफिकली इंडिगो के लिए। तो जब अब आज स्टॉक ने अगर न्यू ऑल टाइम हाई मार दिया है, मुझे लग रहा है आने वाला समय बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करें। 6200 to 6400 के लेवल्स आप रख सकते हैं आने वाले मे बी सितंबर के एक्सपायरी तक। और वरुण बेवरेजेस की अगर बात करें, एफएमसीजी सेक्टर से नीचे स्तरों से अच्छी खासी अपसाइड देखी गई थी। 440 से स्टॉक नॉनस्टॉप 500 गया। अभी 500 उसका 200 डे ईएमए है, वहां पे उसको 2 बार रिजेक्शन मिला है। अभी एक बार 500 या 520 के आसपास के लेवल से रिजेक्शन मिला है। एक बार 520 के ऊपर स्टार्ट करेगा ट्रेंड करने को, तो एक रिवर्सल माना जाएगा ट्रेंड में, एक हायर लो पैटर्न से। तो स्टॉक अभी 2 या 3 बार 520 के लेवल से रिजेक्ट हुआ है। एक बार 520 के ऊपर स्टार्ट करेगा ट्रेड करे, तो हम लोग इसको आगे चल के वापस रिव्यू करेंगे। ठीक है, 500 रुपए के ऊपर जब ये चला जाएगा तो फिर रिव्यू करेंगे। इस बीच आप देखिए बाजार ने थोड़ा सा गियर बदलने की कोशिश की है। कल निफ्टी का दिन था, आज निफ्टी बैंक का दिन लग रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने लगा दी है डबल सेंचुरी। और जो बड़े शेयर्स हैं, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक शेयर में तेजी हो। आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक का शेयर भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा। लगभग उतनी ही तेजी एक्सिस बैंक के शेयर में भी करीब आधे % के आसपास की। तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस ये बाजार को आज सपोर्ट देने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक 55,400 के पास, देखते हैं 55,500 को क्या पार करके और क्या ये टिक पाता है। लेकिन अगेन सलाह ये होगी कि अगर आपको लोअर लेवल पे मिला है 200, 250, 300 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो आप ना प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा। ये आपके लिए निफ्टी बैंक को लेकर राय है, क्योंकि वोलेटिलिटी हो सकता है कि गेंस इंट्राडे में ये रिवर्स भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, आगे बड़ा इवेंट खड़ा है। कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं। आज ना बाजार वैसे कुछ खास एक्शन निफ्टी बैंक के अलावा बहुत हम कोई मेजर एक्शन देख नहीं रहे हैं। फार्मा में वैसे तेजी है, मुथूट फाइनेंस 10% ऊपर खुला, आपको 10% ही ऊपर दिखाई देगा। कमजोरी वाले अगर हम शेयरों की बात करें आज, तो सीएसबी बैंक की जो गिरावट हो गई है 8% के आसपास की। सीएसबी बैंक, शरण जरा चार्ट चेक कीजिए, इसके सपोर्ट्स कहां पर हैं? अगर किसी के पास पोजीशन है तो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाए? तो अभिषेक, काफी वीक लग रहा है। पिछले 3 दिनों से बैक टू बैक डाउन कैंडल, एक दिन 6%, दूसरे दिन 5%, आज 8% डाउन है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के चलते हुए कुछ स्टॉक में हुआ है। मैंने रिजल्ट्स तो पढ़े नहीं है। अभी स्टॉक का 200 डे ईएमए आसपास 360 के आसपास है, जो इसका सपोर्ट भी है। अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ी सी रिकवरी आती है और होल्ड करता है, मुझे लग रहा है एक बार साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है। और जिस हिसाब से मैं कैंडल देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों का, तो स्टॉक एक क्लियर एग्जिट के सिग्नल्स दे रहा है। एक बार अगर आज के लो के नीचे ट्रेड करने को स्टार्ट करें तो आप क्विकली 330 और इवन 300 के लेवल देख सकते हैं। तो स्टॉक के कैंडल्स देख के मेरी राय रहेगी, किसने अगर पोजीशन बनाई है डेफिनेटली 350 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके नीचे अगर गिरता हुआ दिखेगा, आपको फास्ट मूव 300 के टुवर्ड्स दिखेंगे। चार्ट पे काफी वीक लग रहा है अभिषेक जी, एक बार एग्जिट भी हो सके तो कर दीजिए या स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दीजिए। जी बिल्कुल, सीएसबी बैंक पे जो एग्जिट की राय है, इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए अब हम अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन के पास चलते हैं।
तो हमारे ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे लक्ष्मीकांत जी। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, बताएं आज के क्या रणनीति रहनी चाहिए। शुभ प्रभात शरद जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम हिंद पेट्रो का पुट ऑप्शन पर हमारी नज़र है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों का अगर ट्रेंड देखें तो ये स्टॉक अपने बेरिश क्रॉसओवर के नीचे ही सस्टेन कर रहा है और आज हमें 395-97 के नीचे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है। अगर वो आता है तो डेफिनेटली इसमें फर्दर वीकनेस बढ़ने के संकेत हम देख पा रहे हैं डेली के चार्ट पर। तो इसको हमें 5.5 रुपए के आसपास जो इसका प्रीमियम है 400 का, अगर वो आए तो उसको बाय करके चलना है। में जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 रुपीज के, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रखना है अराउंड 3 रुपीज का। लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है इस स्ट्रेटेजी में वो हो रहा है 5000 रुपीज का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 10,000 रुपीज का। बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्टली 2:1 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। HPCL की बात करें तो 400 के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आपने जो है अपनी व्यूज़ जो है बताया। लेकिन याद रखिए जब वायदे बाज़ार में आप ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जो है ज़रूर सलाह मशवरी करें और अपने जो भी ट्रेड्स आते हैं उसको धीरे से और अच्छे डिसिप्लिन के साथ करें। चलिए ऑप्शंस के चैंपियन में बस इतना ही रहेगा, लेकिन एक बार बाजार का रुख लेते हैं। डेज हाई पे निफ्टी है 24,660 के लेवल्स के ऊपर है ट्रेड कर रहा है और ये अच्छी कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्पेस से आ रही है। ये बात हमने कल FNO सेगमेंट में भी आपको बता दिया था कि स्मार्ट मनी थोड़ी चर्न हो रही है PSU बैंक से प्राइवेट बैंक, थोड़ी शॉर्ट टर्म, और आज देखिए आपको दिखने भी मिल रहा है स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक को एक बार स्क्रीन पे लाएं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तीनों को लेके आते हैं। देखिए अब कंफर्टेबली जो है 220 पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रही है। ICICI बैंक यहाँ पे भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आया है, वो लार्जली फैक्टर्ड इन था। HDFC बैंक पे भी देखें, ये भी डेज हाई पे है, अच्छी मोमेंटम देखने मिले। और एक्सिस बैंक यहाँ पे भी अच्छी अपमूव आ रही है और देखिए सारे बैंक्स प्राइवेट बैंक स्पेस में जो है अच्छी मोमेंटम है। लेकिन बैंकिंग के बाद फाइनेंस सेगमेंट में भी बात करेंगे और हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी मुथूट फाइनेंस था। इन्हें हमने आपको मार्केट आज खुलने के पहले भी बताया और इसके सारे डिटेल्स क्या है, अर्निंग स्पेसिफिक ब्रोकरेजेस का टेक क्या है, ये सारे डिटेल्स हमें वरुण बताएंगे। गुड मॉर्निंग वरुण, क्या है मुथूट फाइनेंस के इंपॉर्टेंट नंबर्स? डेफिनेटली देखिए शरद, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो काबिल तारीफ है मुथूट फाइनेंस के, जहां पे NII में करीब 52% की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखें तो करीब 90% बढ़ के आया है और निम्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 11.27% से बढ़कर 11.51% पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। नो डाउट मैनेजमेंट का अभी भी फोकस गोल्ड लोन पे होने वाला है, लेकिन आगे जाके जो नॉन गोल्ड लोन बिजनेस है, कारोबार है, उसको ये बढ़ा के जो फिलहाल 13 से 14% कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ा के 15 से 20% तक ये लेके जाएंगे। इसके अलावा जो स्प्रेड्स है उसको आगे भी मेंटेन करेंगे 9.5% के आसपास, और आगे कॉस्ट ऑफ फंड्स में अगर रिडक्शन होता है तो स्प्रेड्स में और सुधार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ हद तक ये पास ऑन भी करेंगे अपने कस्टमर्स को। साथ ही साथ रिकवरीज जो है ARC से आने वाले क्वार्टर में 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास होगी, ये मैनेजमेंट ने कहा है। मैनेजमेंट का जो ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट है वो MCLR से लिंक्ड है, और MCLR का जो पास ऑन है प्राइजेस का या फिर रेट कट का, वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने मिलेगा। यानी कि इसका एक साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इस कंपनी के और कम हो सकते हैं। और ओपेक्स जो है वो इसी लेवल के आसपास रहेगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। और साथ ही साथ ब्लेस्टर माइक्रो फाइनेंस, जो कि इस कंपनी की माइक्रो फाइनेंस सब्सिडी है, इनका कहना है कि Q3 FY26 तक हो सकता है कि वो मुनाफे में आए। आपको याद होगा मन्नपुरम ने कहा था कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है वो Q4 में प्रॉफिट में आ सकता है। इनका कहना है कि उसके पहले प्रॉफिट में आ सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेलविंड या फिर ट्रिगर है जिसकी वजह से आप स्टॉक प्राइस में इस तरह की तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम ब्रोकरेज हाउस आप देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली, CLSA, बर्नस्टीन, नुवामा, इन सब ने अपना प्राइस टारगेट जो है इस काउंटर पे बढ़ाया है। 2700 से रुपये लेके 2900 रुपये तक के आसपास के प्राइस टारगेट जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो नतीजे जो है वो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले दिनों में और सुधार हो सकता है। तो ये वो ट्रिगर है जिसके बाद आप देख रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस में इस तरह की तेजी आज देखने मिल रही है। बढ़िया है, तो नंबर्स अच्छे और ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा 2900 रुपये तक की टारगेट है मुथूट फाइनेंस के लिए। और हम देख रहे हैं कि नुआमा CLSA की बाय की रेटिंग, मॉर्गन स्टैनली भी है ओवरवेट, और टारगेट की बात करें नुआमा के 2993 रुपये, लगभग 3000 रुपये के प्राइसेस आप देखेंगे।
तो ये रिसर्च आपके लिए बताने के लिए कि शेयर क्यों चल रहा है, इस पर हमने व्यूज पहले भी एक्सपर्ट से ले लिए हैं। फिलहाल 2760 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, 10% के सर्किट पर है। हालांकि एफनो के शेयर में सर्किट नहीं होता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सर्किट लगते हैं, फिर वो रिमूव होते जाएंगे। देखते हैं कि सर्किट जब खुलता है तो फिर चाल क्या होती है। बाजार में आप देखिए, अभी बाजार खुले कितने 35 मिनट के आसपास का समय हुआ, लेकिन ये उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें, 180-200 अंकों की तेजी है, वहां पर फिलहाल टिकने की कोशिश है। लेकिन धीरे धीरे करके बाजार में एक चीज जो चेंज हो रही है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। जो शुरुआत में 1:2 का था, कि यानी एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर थे, वो बदल गया है। करीब 1250 शेयर नीचे हैं, 1183 शेयर ऊपर हैं। तो धीरे धीरे गिरने वाले शेयरों की संख्या आपको बढ़ रही है, इंडेक्स आपको भले ही ऊपर दिखेगा, ये आप जरूर नोटिस करके चलिए। फार्मा में शरण आपसे व्यू चाहिए ग्रेन्यूल्स के शेयर पर। कल हमने 3-4% की बढ़िया मजबूती ग्रेन्यूल्स में देखी थी। ग्रेन्यूल्स में आज भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी है, कल के गेंस को होल्ड करने की कोशिश। फार्मा इंडेक्स भी आधे % ऊपर है। कितनी तेजी आप देख रहे हैं ग्रेन्यूल्स में यहां से? अभिषेक जी, स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, वहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल देते हुए 20-डे ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हो रही है स्पेशली ऑन अप डे, मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक अपना 200-डे ईएमए रिटेस्ट कर सकता है, जो 500 के आसपास है। अगर जिस हिसाब से फार्मा में रैली चल रही है और ट्रम्प कोई टैरिफ ना लगावे, मुझे लग रहा है सारे ही फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी आपको रिवर्सल दिख सकती है एक डिस्काउंट के बाद। तो मुझे लग रहा है ग्रैन्यूल्स में जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है एक बार अपना 200-डे ईएमए रिटेस्ट कर सकते हैं 500 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 500 रुपए के लेवल्स के लिए ग्रेन्यूल्स में आप तेजी में बने रह सकते हैं। कुछ और शेयरों की जरा बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो फार्मा में ना फाइजर में भी करीब 6% के आसपास की तेजी है। ये मल्टीनेशनल कंपनी। एक और शेयर जिसमें मतलब जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की होगी उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं, अदरवाइज तो नुकसान भी काफी कराया है। स्टरलाइट टेक 100 रुपए के ऊपर बहुत तेजी से निकला था। 50 से 100 की जो जर्नी थी वो अद्भुत थी, 5 से 6 सत्र में हमने देख ली थी। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन मोमेंटम फिर से बिल्ड हो रहा है, करीब 4-5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। स्टरलाइट टेक को लेकर शरण आप कितने बुलिश हैं? क्या करना चाहिए स्टरलाइट टेक में? अभिषेक जी, ये मेरे हिसाब से तो एक ट्रेडिंग स्टॉक ही है। ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, मगर अभी चार्ट्स पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने 20-डे ईएमए को एक भी बार उसने ब्रेक डाउन नहीं किया है पिछले बेसिकली 13 जून से। तो वही आपको स्टॉक की स्ट्रेंथ बताते हैं। रिजल्ट्स के बाद भी कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं, स्टॉक खाली हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जिस हिसाब से स्टॉक की चाल है, मुझे लग रहा है एक बार वो अपना पिछला रेजिस्टेंस या एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 155 के आसपास, तो वो आपको लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली पॉजिटिव है, आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। तो आप 150 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो स्टरलाइट टेक। स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में डालना है तो 120 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसेंट है, 25 रुपीज रिवॉर्ड है, 13 रुपीज रिस्क है, तो ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो स्टरलाइट टेक डिसेंट लग रहा है चार्ट पे, 150 to 160 के टारगेट दिखा सकते हैं। ठीक है, 150 160 के टारगेट दिखा सकता है। ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक है, 120 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें तेजी कर सकते हैं। एक और शेयर आरबीएल बैंक को लेकर शरण आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ये शेयर 165 से 170 के रेंज में जब जाता है तो फंस जाता है, लेकिन जब गिर के आता है 150 के आसपास हम देखते हैं कि ये 250 के आसपास सपोर्ट लेता है आरबीएल बैंक। कल भी छोटी तेजी, आज भी छोटी तेजी। आरबीएल बैंक में आपको लगता है कि गेंस यहां से थोड़े बढ़ेंगे और 4-5% के गेंस के लिए इसमें क्या ट्रेडिंग बन सकती है? अभिषेक जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने 2-3 बार बाय रिकमेंडेशन भी दिया है। स्टॉक को एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 270 के आसपास। निफ्टी इतना गिर गया है मगर स्टॉक फिर भी स्ट्रांग है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी से भी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बार अगर 200 के 70 के लेवल निकाल देवे ना, आपको क्विकली 300 और 325 के लेवल दिख सकते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, नीचे वॉल्यूम भी देखे तो अच्छी खासी वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हो रही है। इसको एक अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। मगर अभी 250 से 270 के बीच में ट्रेड करेगा। एक बार 270 के लेवल निकाले तो आपको क्विकली 300 के
लेवल दिख सकते हैं। मेरे तरफ से तो बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरे बैंकों से चार्ट इसका अच्छा है, हायर लो भी है। 20 डे के EMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और एक ही इसमें है छोटी सी चीज, 270 के ऊपर ट्रेड करे तो 300 के लेवल दिखाए। आरबीएल बैंक पे इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम आपको दिखाएंगे कि कमोडिटी सेगमेंट में क्या न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। ये सारे डिटेल्स हमें विश्वमोहन बताएंगे।